जय हिंद प्यारे मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आकाश गैस पेपर का जो है आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोग के 29 जो है सितंबर के एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो विद्यार्थी इस वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 29 सितंबर मैथ के एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप 30 में 30 आराम से ला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। ठीक है, इसमें 30 आउट ऑफ 30 आप इजीली प्राप्त कर सकते हो, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आप 25 प्लस तो ज़रूर लाओगे। ठीक है, और कोई जो विद्यार्थी थोड़ा सा मेरा वीडियो को कंप्लीट शुरू से देखेगा वो तो 30 में 30 लाएगा, है ना। नीचे प्लेलिस्ट आप लोग का बना दिया गया है, आप वहाँ से हर एक वीडियो को सीरियल वाइज चेक कर ले। जो विद्यार्थी नया है हमारे चैनल पर, वो एक चीज़ क्या करें, आप जो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब देखिए दिया रहता है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे कर लें। ठीक है, और जो नया स्टूडेंट्स है उसको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन यानी कि जो टाइटल है क्लिक करना है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर एक एक चीज़ आप लोगों को बताया गया है, जितना भी सीरियल वाइज वीडियो है आप एक एक करके देख लें। ठीक है, और ये है आप लोग बुक देख सकते हैं, उसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को मिल जाता है। और बच्चे एक चीज़ डिमांड कर रहे थे कि सर जिसको आप लोग ऑफलाइन में सर दे दीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए हमारी कोशिश भी ऐसी ही है कि आप लोग को हेल्प हो, लेकिन देखिए कोई विद्यार्थी यूपी से होगा, है ना, कोई विद्यार्थी बिहार, है ना, या फिर कोई अदर चीज़ें से होंगे, कोई विलेज से होंगे, है ना, कोई सिटी से होंगे बहुत दूर दूर से, तो इनको पहुंचाना तो संभव नहीं है। आपके पास 40 दिन का दिन है, वक्त है, तो मैं इतने दिन में कैसे पहुंचाऊंगा। और नया नया विद्यार्थी जुड़ रहा है तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए दिक्कत होगी। तो मैंने एक चीज़ निकाला कि सभी को क्या हो, लाभ पहुँचानी चाहिए। ठीक है, सभी को लाभ हो, तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए, है ना, टेलीग्राम का मैंने चैनल बना दिया है। आप यहाँ पर सीधा आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और आप लोग इन सारे जो पीडीएफ देख रहे हैं ये चीज़ें पीडीएफ एकदम सेपरेटली मिल जाएगा। मैंने क्लास 11th का भी बहुत सारा पीडीएफ डाल दिया है, क्लास 9th का भी डाल दिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग सीधा डाउनलोड कर लो, है ना, डाउनलोड कर लो और अपना पढ़ाई को रफ्तार तरीके से करो। ठीक है, देखिए कंसेप्ट समझना है। ठीक है, मैथ में 30 आउट ऑफ 30 लाने का कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होता है पता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है मैथ में। सबसे पहले PYQ को देखो, है ना, उसके बाद जो मैं मॉडल सेट आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप लोगों को मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा PYQ हो गया, मॉडल सेट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग क्या करो, एनालिसिस करो। ठीक है, कि क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहा है ज़्यादातर। ठीक है, उस चैप्टर को हाईलाइट करो, वो भी मैं भी बताऊंगा, आपका कमेंट होगा तो मैं बताऊंगा। आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर कौन से इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर खाली बता दीजिए, तो उस पर हम वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे आप लोग के लिए कि हाँ ये चैप्टर पढ़ो, है ना। मैंने PYQ को देखा, है ना, मॉडल सेट को भी मैंने आपको बताया, और आगे और भी मॉडल सेट आने वाला है। ठीक है, तो मैथ में आप जो है 30 आउट ऑफ 30 आप इजीली ला लोगे। इसके लिए आप दोनों किस प्रकार से करना होगा, ये करना होगा। और मैथ में इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट मजबूत अगर है तो इजीली ला लोगे। लेकिन PYQ देख लो, थोड़ा सा मॉडल सेट देख लो, जिस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है उस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, हो जाएगा क्लियर। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैथ में आप इजीली फोड़ सकते हो। ठीक है, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, देखो दो ले लिया, है ना, मान लो तीन ले लिया। ठीक है, दो और तीन ले लिया, है ना, तीन तीन से भी करके दिखाऊंगा। दो अभी ले रहे हैं, दो लो या दो से अधिक लो, ये भी दिखाऊंगा भी। जैसे दो को क्या लिखोगे, दो गुना में एक लिखोगे। तीन को क्या लिखोगे, तीन गुना में एक लिखोगे। देखो एक एक क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और जैसे कि पता है कि मॉस यानी कि HCF जब आप लोग निकालते हो तो आपके पास जो कॉमन आता है यहाँ आपका आंसर होता है। तो कॉमन आ रहा है एक, तो आपके पास HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर, HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। वहीं दो या दो से अधिक लो, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, 7 ले लिया, है ना, और मैंने मान लो 5 7 ले लिया और मैंने 11 ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसको क्या लिखोगे, 5 गुना में एक लिखोगे। 7 को क्या लिखोगे, 7 गुना में एक लिखोगे। 11 को क्या लिखोगे, 11 गुना में एक लिखोगे। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी HCF हमारा क्या होगा, एक होगा। यानी कि दो या दो से अधिक जो अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है, यानी कि HCF होता है, वो हमारा क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, चलिए अगला सवाल में बोल रहा है कि दो या दो से अधिक, माफ़ कीजिए,
दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कोई दो परिमेय संख्या है, जैसे 5 मान लो और 9 मान लो, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा। जो विद्यार्थी थोड़ा सा उनका कंसेप्ट गड़बड़ है वो बाबू क्या बोलेगा, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, सब 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 मार दो। लेकिन आप गलत हो, यहाँ पर आप अनंत, इन दोनों के बीच में आप इन्फिनिटी परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल में बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, है ना। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल होता है πr²। आप देखिए थोड़ा सा कट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई गियो, एक आर यानी कि त्रिज्या से एक त्रिज्या गियो, तो यहाँ पर 2 बचा और इधर आर बचा, यानी कि आपके पास, इसलिए आपके पास जो त्रिज्या आएगा, त्रिज्या वृत्त की, वो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 मात्रक बोल लीजिए, यूनिट बोल लीजिए। क्लियर, ये चीज़ें हो जाती है, समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इजीली अगर आपका दिमाग है तो आप बना सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास इसमें किस प्रकार से कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपके पास जैसे कि यहाँ पर अर्धवृत्त बोला है, तो मैं एकदम कंसेप्ट इजीली बताता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई वृत्त है, कोई भी वृत्त, ठीक है, इसका जो परिमाप होता है, ये 2πr होता है, ठीक है, 2πr, ठीक है। जैसे कि पता होगा यहाँ से लेकर के ये आपके पास केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या होगा, r होगा, है ना। यहाँ से ये जो वृत्त एक चक्कर पूरा लगा लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2π, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2π, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, तो यहाँ पर 2πr हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपके पास कोई वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ पर अर्धवृत्त बना लेते हैं, रुको 1 मिनट, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक है, अर्धवृत्त बना लेते हैं। आप लोग को यूँ ही समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अर्धवृत्त ड्रॉ कर ली। क्लियर। आप देखिए आगे, है ना, यहाँ से लेकर हम अब यहाँ तक घूम रहे हैं, यहाँ तक नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका 2πr होता है तो इसका क्या होगा, πr होगा, πr हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो r है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है, ठीक है। लेकिन हम इसको पूरा पकड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ रहे थे, है ना, यहाँ से हम पूरा यहाँ पर जो है पकड़ेंगे, ठीक है। तो πr प्लस में 2r हो जाएगा, πr प्लस में क्या हो जाएगा, 2r। ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। क्लियर हो गया। तो ये जो है आप लोग को लिखना है यहाँ पर πr प्लस में 2r इक्वल टू 36, और आप लोग सॉल्व कर लेनी है। क्लियर। तो ये वाला जो सवाल है ये बन जाएगा, है ना। यहाँ पर परिमाप जैसे कि मैंने बता दिया, कंप्लीट सूत्र बता दिया, क्या होता है, πr प्लस में होता है 2r, इक्वल कर देना 36 के, और पाई का मान रख लेना 22/7, ठीक है, 22/7 इस 22/7, ठीक है, 22/7 ये रख लेना पाई का मान, ठीक है। क्लियर। और आपका पास आ जाएगा त्रिज्या। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद की जो शून्याङ्कों की जो संख्या होता है वो 2 होता है, हमेशा याद रखना, द्विघात यानी कि 2। क्लियर। चलिए अगला सवाल में यूं ही बोल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि x² माइनस में 4x के मूलों का योग क्या होगा। देखो मूलों का योग, ये चीज़ें आप लोग आराम से कर लोगे, है ना। मूलों का योग सूत्र लगा देना और यहाँ पर जो है हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से देख लेना मानठो, और यहाँ पर मूलों का योग जो होता है लगा लेना, सूत्र आराम से आ जाएगा। ये तो आप लोग कमेंट में बताओगे 6 नंबर का आंसर, ठीक है। एक होमवर्क तो देना बनता है, ठीक है। ये छोटा वाला सवाल है, आप इजीली बना लोगे, है ना, इजीली हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान भी है, ठीक है, बहुत ही आसान भी है, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। इसको मैं अगर समझाने जाऊंगा ना तो वीडियो लेंथी भी होगा, है ना। तो ये छोटा मोटा सवाल है, खुद से ट्राई कर लेना, है ना। वीडियो का लेंथ मतलब थोड़ा सा तो घटेगा, समझ रहे हैं। ये बना लोगे, जिसको नहीं बनेगा उसको कमेंट कर देना कि सर नहीं बन पा रहा है, तो इसको मैं सेपरेट एक वीडियो पे बता दूंगा। सिंपल सवाल है, ठीक है, यूँ ही बन जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में वही बोल रहा है, द्विघात बहुपद में मूलों के गुणनफल, है ना। यहाँ पर गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए दोनों को ही बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि इशू क्यों हो जाए, है ना। तो देखो मूलों का योग, ये जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है, और ये होता है -b/a के,
है ना। तो यहाँ इसको देखो थोड़ा सा देखना है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है ए, और जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है बी, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होता है ये होता है सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसके गुणांक में 1 है, तो ए बराबर आपके पास 1 आ गया, बी बराबर आपके पास -4 और सी बराबर 1, है ना। तो यहाँ पर बी बराबर -4 है। ठीक है, तो इधर मैंने 4 रखा ऑलरेडी, है ना, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बटे में ए क्या है, ए है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी कि 4। ठीक है, तो 4 आपका राइट आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार से कर लेनी है। गुणनफल होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है C/A के। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज़ देखना है, तो सी आपके पास कांस्टेंट 1 और ए आपके पास ए वाला है 1/4, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है द्विघात बहुपद। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है इशू, मतलब इशू नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को गलत दिख रहा होगा। यहाँ पर है x² माइनस का 2 के शून्यांक। ठीक है, ये इक्वल कर दो 0 के, कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, है ना। एक मिनट जी, क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे a² माइनस b² का। ठीक है, पढ़े होंगे कि नहीं, a² माइनस b² क्या होता है, पहले होता है a प्लस बी, फिर होता है a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसको भी वहीं में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये इधर देखो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर, इसको करेंगे क्या, जैसे रूट में मान लो ये आपके पास रूट है। ठीक है, इसमें मान लो जैसे कि 2 गुना 2 रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 2, इस रूट में 3 गुना में 3 रहता है, इसका मतलब क्या है 2 गो रूट में जब कोई चीज़ मान लो यहाँ पर 4 गुना में 4 है तो 1 गो बाहर निकल जाता है, यहाँ पर 3 गुना में 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें होगी क्लियर। अब देखिए इसको मैं बनाता हूँ एकदम डिटेल्ड में और आपकी ईजिली समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपली x² माइनस 2 इक्वल टू 0 का। ठीक है, यहाँ पर है x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है माइनस का यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, है ना, इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर जैसे कि मैंने समझा दिया, यहाँ पर इस प्रकार से रहता है तो बाहर निकल जाता है, बताए ना। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एक बार x प्लस में √2 लिख देंगे और एक बार लिख देंगे x माइनस में √2 लिख देंगे इक्वल टू 0, पुट कर दिया, है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें अगर आप पुट करोगे x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो आपके पास x इक्वल टू माइनस का √2 आ जाएगा, माइनस का √2, और इसमें पुट करोगे यहाँ पर सिंपली x माइनस का क्या है √2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू आपके पास जो आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास √2 आ जाएगा। तो एक बार माइनस का √2, एक बार प्लस का √2, हाँ ठीक है। ये चीज़ हो सकता है कि पहले √2 दिया हो उसके बाद माइनस √2 दिया हो, ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। अगला सवाल में क्या है कि tan थीटा बराबर 4/3 है, तब tan थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत आसान सवाल है। देखो इसको फेस करने के लिए सिंपल करना होगा क्या, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। tan थीटा बराबर आपके पास कितना है, तो 4/3 है, और ये किसके बराबर होता है, p/b। ठीक है, p/b क्या होता है, ठीक है ना। तो p मतलब क्या, लंब। ठीक है, ये होता है लंब बटे में क्या, आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है क्या, p/h। ठीक है, p मतलब लंब बटे p मतलब लंब और h मतलब हाइपोटेनियस, जिसे हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो लंब बटे में कर्ण चाहिए, यानी कि यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा, है ना। अब दो चीज़ है, कर्ण निकाल लोगे यानी कि h निकालना है। h निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में इन दोनों के स्क्वायर जोड़ में कर देते हैं, 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9। निकाल लोगे इसको आप लोग, अगर जब निकालोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसको करेंगे तो 25 आएगा, जोड़ेंगे तो इसका रूट लोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। क्लियर, आप शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, साइन प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट बनाते हैं भाई, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होते हैं हम जानते हैं, p/h होता है, और ये प्लस में होता है b/h के। b मतलब होता है क्या, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर p/h, p आपके पास 4 है, देख लीजिए, है ना, 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, और h आपके पास अभी आया 4/5, प्लस b क्या है, b देखो 3 है। ठीक है, तो मैंने ऊपर में लिखा 3, और h आपके पास अभी आया 5। ठीक है, तो इसको जब लॉस करोगे तो ऊपर इधर 5 हो गया, है ना।
तो 4 और ये इधर 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, मतलब 5/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दिख रहा है, सॉरी 5/7 नहीं 7/5। क्लियर, 7/5, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, आपके पास राइट जो आंसर हो गया 7/5, ये आपके पास करेक्ट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? ये इतना कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो आप लोगों को हर एक चीज़ हो जाएगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको मैथ, क्या आपको मैथ मुझसे पढ़कर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि अगर समझ में आ रहा है तो आपको उतना उसी प्रकार से हम वीडियोज देंगे। अगर बोलोगे कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो हम और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कमेंट में बतानी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस यहाँ पर 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल किसके बराबर होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस प्रकार का जो भी सवाल देखोगे आँख को बंद कर लेनी है। क्या कर लेनी है? आँख को बंद कर लेनी है। सीधा एक एक का राइट आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा, ये कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो सीधा वो एक कर सकते हो, है ना, एक आंसर कर सकते हो जब इस तरह करेगा, ठीक है। जैसे पूछा जा सकता है कि साइन यहाँ पर मान लो यही वाला दे दें, यही वाला दे दें, लेकिन यहाँ पर दे दे कॉस 48 डिग्री, यहाँ पर बट्टे में दे दिया साइन 42 डिग्री। इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो आंख बंद करके एक मार सकते हो, ठीक ठीक है। तो देखो इसको करना किस प्रकार से है, ठीक है। आप दोनों में से किसी को बदल लो। एक सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सभी सूत्र को, ठीक है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है? साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना भाई, ये कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर। समझ में आ गया? कॉस थीटा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है बस, ठीक है। और आप यहाँ पर उधर भी फॉर्मूला है जैसे cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख लोगे, ठीक है। तो मैं एक को बदल रहा हूँ इसलिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। आप इजीली उधर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों में से आप किसी को बदल सकते हैं। इसको भी बदल सकते हो साइन में, ठीक है। इसको भी बदल सकते हो कॉस में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो जैसे इस प्रकार से सवाल इसमें हम बदलते हैं। देखो कॉस यहाँ पर कितना है 48 डिग्री, ठीक है। 48 डिग्री मैंने लिख दिया। ये तो साइन में है, माइनस लिखते हैं माइनस। ये तो साइन में है, तो जब मान लो जो चीज़ें होती है वो समान रहेगा तभी ना घटेगा। जैसे 5 से 2 घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन अगर बोलेंगे 5 से 2x को घटाओ तो नहीं घटेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो सभी को समान करना होगा। नहीं तो इसको कॉस करेंगे जब, इसको भी कॉस करेंगे जब, तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है 90 माइनस में थीटा, है ना। यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 48 डिग्री, एक मिनट जी 48 डिग्री, और इधर हो जाएगा क्या, एक मिनट, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिया, थीटा आपके पास 48। तो ये चीज़ें सेम हो गया, बराबर आपके पास कितना करे, सॉरी मैंने एक गलत बता दी, ये 0 होगा, ठीक है। लेकिन एक सवाल में जब बट्टे में रहता है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हुआ है, जो विद्यार्थी समझ में नहीं आ रहा होगा उन लोगों को क्या करना होगा, जो बट्टे वाला सवाल रहते हैं यहाँ पर कुछ रहेगा साइन, मान लो यहाँ पर क्या दे दे, साइन 48 डिग्री दे दे और नीचे दे दे कॉस कितना 42 डिग्री। तो इस प्रकार के सवाल में आपका उत्तर होगा 1, ठीक है। और जो माइनस में रहेगा, जब माइनस में रहेगा तब होगा क्या, 0। इस चीज़ को ख्याल रखोगे, ठीक है। मैंने देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूं, दोबारा ये कंसेप्ट बता देनी चाहिए क्योंकि मुझसे एक बार गलती हो गई तो आप लोग गलती नहीं करनी है। मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ की। जैसे मान लो यहाँ पर हो सकता है कि नहीं कि कॉस 48 डिग्री ऊपर में दे दे और बट्टे में दे दे कि साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, हम नीचे ही बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस 48 डिग्री एज इट इज मैंने लिख दिया, है ना। और इधर है कि साइन लिखा, विश्वास नहीं करोगे ना इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कि आपने सर पहले बार गलत बता दिया, दोबारा हो सकता है गलत बता दो, है ना। तो ऐसा नहीं कीजिए, हो जाता है गलत कभी कभार, ठीक है। ये क्या करना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस में थीटा 48 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देख लो 90 से 48 घटा देंगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। देखो ये आपके पास 10 हो गया, 10 से 8 गया तो आपके पास 2 हो गया, हाथ में रहा 1, ठीक है। ये 5 हो गया, है ना, 5 हो गया कि नहीं। तो 5 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 42, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सवाल है, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस आपके पास कितना है, कॉस 48 डिग्री एज इट इज मैंने लिख दिया, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस
48 डिग्री। तो यहाँ से कट जाएगा एक बार में, तो आपके पास एक राइट आंसर होगा। ठीक है, जब आपका इस प्रकार से भागा टाइप का रहेगा ना, तो ये आँख बंद करके एक कर देना, आपके पास सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब घटाव रहेगा, ठीक है, जब घटाना पड़ेगा इसमें आपको जीरो करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 5 से 5 घट जाएगा तो आपके पास जीरो ही होगा, है ना। तो cos 80 से cos 80 घट गया तो जीरो ही रहेगा। ये मैंने सॉरी माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर एक बता दी थी। ठीक है, तो इसमें एक नहीं करना है, जब बटे में रहेगा भागा में रहेगा तो एक कर देना है आँख बंद करके, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा चीज़ होता है यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, कट जाता है एक बार में। ठीक है, तो ये चीज़ें ख्याल रखोगे। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है, यहाँ पर अगला सवाल में बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्या है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अभी समझा दिया भाई, है ना। तो देखो जो एक्स, सबसे पहले एकदम डिटेल में समझो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है ए, और जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है बी, और जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है इसका ये होता है सी। ठीक है, ये आप लोग ख्याल रखोगे, इतना चीज़ें। ठीक है, इतना ख्याल रख लोगे। आप पूछा है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस में बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अगर पूछता कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, गुणनफल पूछता तो ये होता है सी बाई ए। ठीक है, ये चीज़ें आपकी, ये सब चीज़ें जो है ना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ें ख्याल रखना है। ठीक है, ये होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस आई जी टी जी रखा। बी आपके पास कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ए है, ए बराबर एक है। ठीक है, इसके अंदर में एक गुना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी एक गुना हुआ है। ठीक है, तो आपके पास बी भी आपके पास कितना है माइनस है, क्योंकि ये साइन भी लेना है, पीछे में जो साइन रहता है ना वो चीज़ें भी लेनी है। और सी आपके पास कितना है, तो 4 है। ठीक है, ये चीज़ होगी। आप देखो पहला माइनस आई जी टी जी मैंने रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी आपके पास माइनस एक है तो माइनस एक कर दिया, और ए आपके पास कितना है, सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ बी आपके माइनस एक था। ठीक है, और ए बराबर 1 है, 1 लिख दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस होकर एक हो जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, तो एक एक कटेगा तो आपके पास एक बचेगा, है ना। तो आपके पास एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट एंड करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हमारे पास अगला जो सवाल है क्या बोल रहा है यहाँ पर अगला सवाल में कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ये चीज़ पूछा है, बहुत ऐसा सवाल है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप हमारा सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखोगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x है प्लस में 7 है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है आपके पास, एफ ऑफ एक्स बराबर, है ना, के मूल क्या हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व थोड़ा सा बता देता हूँ, इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है, समझो थोड़ा सा, है ना। ये आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ से ए बी निकाल लो। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, और जो आपके पास एक्स का गुणांक होता है माइनस, वो आपके पास बी होता है, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि इसके अंदर में क्या है माइनस है। ठीक है, वहीं सी की बात करें तो सी कांस्टेंट जो होता है वो जो 7 है 8 है जो भी रहेगा, है ना। ये चीज़ें हमने कर ली, इतना तक हमने क्या किया समझ लिया बाबू, है ना। इतना तक हमारा को, एक मिनट कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इन्हें भी क्या किया समझ लिया बाबू कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। चलिए अब देखिए, अब बोल रहा है कि वन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनट, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब जैसे कि जानते हैं इन दोनों का लॉस हो क्या होगा, नीचे अल्फ़ा इंटू में बीटा होगा, है ना। तो यहाँ से जब इसको देखोगे, सबसे पहले ये वाला टर्म इसके साथ भागा होता है, जो होता है इसके साथ गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा तो कट जाएगा, बीटा रहेगा, बीटा के साथ एक गुना होगा, क्या होगा बीटा हो जाएगा, है ना, बीटा हो गया। प्लस देखो यहाँ पर बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया अल्फ़ा हो गया, है ना। तो आप लोग अगर देखोगे इसको हम अगर सेपरेट तरीके से लिख दें तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस में क्या होगा बीटा होगा, नीचे अल्फ़ा इंटू में बीटा होगा। नहीं तो ये क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, और ये होता है क्या सी अपॉन में ए होता है ना। तो देखो ऊपर में अब मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही कलर में इतना बता दिए। ठीक है, आप देखो, है ना।
तो यहाँ पर देखो बी आपके पास क्या है, -5, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ इधर, ठीक है। देखो थोड़ा सा है ना, माइनस IGT है, इधर है -5 और नीचे है ए आपके पास 1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/1, यानी कि इधर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 5/1, ठीक है। इसको अगर देखोगे तो सी आपके पास क्या है, 7 है, ठीक है। क्या है, 7, तो मैंने लिख दिया 7, है ना। और ए क्या है, एक है तो 1 लिखा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, देखो 5/1, ठीक है। फिर गुना का निशान होगा, 1 ऊपर में जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। तो आपके पास निकल कर आएगा 5/7, ठीक है। तो 5/7 देख लीजिए कहाँ पर है, यही हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/7, ठीक है। 5/7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को क्या करना होगा, गोला करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लोगे। अगला सवाल पे आइए, है ना। कितना आसान है, देखो अब कितना आसान लगेगा, ठीक है। खुद से एक बार सोचना कि हाँ सर बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। अगला सवाल में बोल रहा है कि समीकरण युग्म, ठीक है। समीकरण एक युग्म दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे सवाल में, देखिए आगे सवाल को पढ़िए, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि x + 2y प्लस में 5 = 0 है, और -3x - 6y, और यहाँ पर प्लस में 1 = 0 है। तो इसके हल क्या होंगे, यही आप लोगों से सिंपल सवाल के रूप में पूछा है। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीक़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है अद्वितीय हल, बी है अनंत हल, उसके बाद कोई हल नहीं, डी है में कोई नहीं, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको सबसे पहले देखो और इसको सबसे पहले देखो। इसे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 निकालेंगे, है ना, A1 निकालेंगे, उसके बाद B1 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग C1 निकालेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से इसे मैंने समीकरण 1 लिखा, ठीक है। इसे समीकरण 2 लिखा, ठीक है। समीकरण 2 को लिखेंगे, यहाँ पर A2 लिखेंगे, B2 लिखेंगे, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हम लिखेंगे C2, ठीक है। और दोनों को बटे में भागा देंगे और उसके बाद हम कंडीशन जानते हैं, इसी प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो x के साथ जो रहता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो x के साथ रहता है उसे a पकड़ना है, y के साथ जो रहता है उसे b पकड़ना है, और जो कांस्टेंट होता है उसे आपको c पकड़ना है, ठीक है। तो x के साथ यहाँ पर कुछ गुणांक नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा। y के साथ 2 है तो 2 लिखा। इस समीकरण की सबसे पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद 2 नंबर समीकरण पाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिख भी देता हूँ, 1 मिनट। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2 लिखा नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। क्या देखिए, फिर C1 की बात करें तो C1 5 है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो अब, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इस समीकरण की बात किया, इसमें x बराबर मतलब A1 बराबर 1 हो गया, y में 2 गुणांक है तो आपके पास B1 बराबर 2 हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से C1 बराबर 5 हो गया। इसमें बात करेंगे तो A1 -3 है, और इसमें आपके पास माइनस का 6 हो जाएगा, और C1 आपके पास 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने बहुत सारी, इधर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इधर मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हमारे पास A1 बटे में A2 इक्वल हो गया B1 बटे में B2 के, और इक्वल हो गया C1 बटे में C2 के, तो इसमें क्या होगा, इसमें अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये वाला पहला चीज़ हो गया। वहीं बात करें A1 बटे में A2 के और नॉट इक्वल है B1 बटे में B2 के, तो इसमें अगर इस प्रकार से आ गया तो इसमें हो जाएगा क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट, मेरा दिमाग आज ख़राब हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें है ना, इसमें क्या होगा, अगर तीनों इक्वल हो जाती है, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, अनंत, है ना, इन्फिनिटी हल होगा, अनंत होगा, ठीक है। अगर इसमें हो जाए तो इसमें अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। और अगर क्या हो, A1 बटे में A2 हो और B1 बटे में B2 हो और नॉट इक्वल हो C1 बटे में C2 के, अगर इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो समझ लिया, इसमें अनंत हल होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सिंपल ही इसमें आप लोग का अद्वितीय हल होगा, क्लियर। और मैंने और एक कंडीशन बताया, इधर भी लिख देता हूँ, A1 बटे A2 इक्वल हो जाएगा B1 बटे B2 के, है ना, लेकिन नॉट इक्वल होगा C1 बटे C2 के। तो इस प्रकार का जब कंडीशन होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, तो इस प्रकार से कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, नॉट हल, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ये चीज़ आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले A1 बटे A2 निकालेंगे, तो इधर आ जाएगा क्या, -1 बटे सॉरी
1/-3। और वहीं बात करेंगे B1/B2 के, तो 2/-6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 वहीं आ रहा है, ठीक है। -1 मतलब ये दोनों बराबर तो हो गया। लेकिन आप C1/C2 देखते हैं तो 5/1 ये 5 आ गया। यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के, यानी कि लास्ट वाला कंडीशन, ठीक है। तो जब ये होता है इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई हल नहीं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, यही है आपका पास राइट आंसर, ठीक है। कोई हल नहीं होगा, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे, है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो आपके पास कौन सा कंडीशन निकल कर आया बताओ। यहाँ पर आया A1/A2 है, वो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो इस प्रकार का जो कंडीशन होता है इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो चर में दो एक क्या है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा, ठीक है। अगर यदि प्रतिच्छेदी हो, ठीक है ना, याद रखना, अगर प्रतिच्छेदी हो तो इसमें जो मतलब कंडीशन होता है, अगर आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर प्रतिच्छेदी हो तो ये जो कंडीशन फॉलो करता है, ये कंडीशन फॉलो क्या करता है पता है, ये फॉलो करता है A1/A2, ये भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। जब इस प्रकार का कंडीशन फॉलो हो जाता है तो मैंने बताया क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अद्वितीय। और इसका मतलब क्या अभी समझाते हैं, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल मतलब होता है, इसका मतलब होता है केवल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक हल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए क्या चीज़ें बता रही है। ये आपके पास कोई दो चर दिया रहेगा, ठीक है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण है, ठीक है। दो एक घातीय समीकरण जैसे मैंने पहले प्रश्न में सॉल्व किया था ना, जिस प्रकार से A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाला था, जस्ट ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने प्रतिच्छेदी बताया है, प्रतिच्छेदी का कंडीशन लिख दिया, उसके बाद वहाँ से क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक केवल एक हल, यानी कि सिर्फ एक हल, क्लियर। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल में क्या बोल रहा है। अगला सवाल में बोल रहा है कि यहाँ पर रैखिक समीकरण है एक, यहाँ पर सिंपल सवाल देखो, इसमें क्या है, इसमें आप लोग का एक्स प्लस, यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म है, यहाँ पर एक्स प्लस 3y-4 इक्वल टू 0, 2x - 5y - 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर कौन सा ये जो है इसमें से कौन सा होगा, ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो एक होमवर्क आप लोग को भी बनता है, तो 16 नंबर आप लोग बताना, ठीक है। मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया था, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्लियर। अगला सवाल में बोल रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो, ठीक है, कोई दो चर है जिसमें दो रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो अनंत होगा, तो उसका आलेख क्या होंगे, ठीक है। तो उसका आलेख जो होगा वो संपाती होगा, ठीक है। क्या होगा, संपाती होगा भाई, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संपाती होगा, दो संपाती रेखाएं होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक मिनट भाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन सब, है ना। चलिए हाँ, यहाँ 18 नंबर होगा ना। अब देखिए सवाल में बोल रहा है कि के का वैल्यू फाइंड करो जिसमें निकाय आप लोग का समीकरण का निकाय है, क्या समीकरण का निकाय मैं अपन लिख देता हूँ भाई, है ना। यहाँ पर है एक्स प्लस में 2y इक्वल है 3 के, है ना, ये समीकरण एक देते हैं। और आप लोग का समीकरण 2 है 5x प्लस के वाई इक्वल टू है 15 के, ये हमने समीकरण नंबर 2 दिया, ठीक है। अब इसका अनंत हल है। अनंत हल मतलब क्या बताया, अपरिमित रूप से अनेक हल, मैंने जिसका कंडीशन क्या बताया था A1/A2 होगा। तो मैंने फॉर्मूला आपको इजीली बताया था कि A1/A2 होगा वो B1/B2 के इक्वल होगा, और वो C1/C2 के भी इक्वल होगा, तीनों समान होगा, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था अनंत हल होता है, इसका अनंत, ठीक है, अनंत हल होता है, क्लियर। आप देखिए अनंत हल का कंडीशन लगाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं। आप देखिए हम नहीं लिखेंगे, नहीं बताएंगे कि ए लिखो बी लिखो, है ना, डायरेक्ट बता रहे हैं। जो x का गुणांक होता है वो a होता है, इस समीकरण के लिए लिखते हैं तो 1 होगा, इस समीकरण के लिए नीचे लिखेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं B1/B2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, नीचे आपके पास k होगा, k गुना हुआ दिया हुआ है, ठीक है।
एक मिनट भाई, सब कुछ मिट गया, ओ माय गॉड। चलिए यहीं से निकालते हैं, ठीक है ना। देखो A1/A2 हो गया तो आपके पास क्या हो गया 1/5, ठीक है। वहीं बात करें B1/B2 की, है ना, तो B2 हो जाएगा यहाँ पर 2 हो गया, नीचे इधर देखिए K है तो K लिख दिया। वहीं बात करें C1/C2 के, तो C यहाँ पर 3 है और इधर 15 है, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 1 मिनट भाई 5 लिख रहे हैं, कितना बुड़बक है ना। तो यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, तो ये आ गया। क्लियर। आप देखो क्या होगा, इधर क्या हो रहा है 1/5, ये इक्वल है 2/K के, और ये इक्वल है 1/5 के। हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लो या फिर इन दोनों को कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बराबर है सब कुछ, है ना। तो ये इधर हो जाएगा K और ये इधर हो जाएगा 10, यानी कि K बराबर K का मान जो आया 10 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से कर लेनी है। उसके बाद अगला सवाल में पूछ रहा है कि यहाँ पर रैखिक घात, ठीक है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, ठीक है। तो रैखिक की बात करें तो रैखिक में 1 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना रैखिक में क्या होता है 1 होगा, अगर द्विघात होगा, ठीक है, तो उसमें 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर भी के का जो है फॉर्मूला लगाना है, के का मान ज्ञात करना है, लेकिन संपाती होगा, है ना। संपाती का मैंने याद करो क्या बताया था, संपाती का भी सेम, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हल की बात हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा था अनंत हल, यानी कि कंडीशन वही है, लेकिन यहाँ पर रेखाएं के तौर पर दी गई है, संपाती रेखाएं होंगी, है ना, तो के का मान फाइंड करना है, लेकिन सेम वही चीज़। मतलब बता दूं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। यही कंडीशन को बोलते हैं क्या, इसमें सिंपल बोलते हैं इन्फिनिटी हल है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, ठीक है, रेखाएं। क्लियर, यही चीज़ को सिर्फ यही, ये जो है ये कंडीशन को ही, है ना, ये ग्राफीय निरूपण है, ये वाला ग्राफीय निरूपण है ना, ये क्या है ग्राफीय निरूपण है, गणितीय निरूपण है। क्लियर, ये चीज़ें होती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि x प्लस में है 2y इक्वल है 7, इससे समीकरण 1 दे दो। उसके बाद यहाँ पर है 2x प्लस में है ky इक्वल है 14, ये दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो A1/A2, ठीक है, A1/A2 क्या होगा, इस x का गुणांक 1 है तो 1/2, A1/A2, A2 आपके पास ये होगा, इधर लेना है A1, इधर लेना है क्या A2, इसी प्रकार से इधर लेना है B1, इधर लेना है B2, इसी प्रकार से C1 लेना है और इधर C2 लेना है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब देखिए B1/B2 की बात करते हैं तो इधर आपके पास 2y है ना, तो ऊपर में लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे k, वही लिखेंगे C1/C2, ये आपके पास C1 है 7, C2 आपके पास कितना है 14, नीचे लिखेंगे 14, है ना। आप देखिए 1/2 इक्वल है 2/k के, इक्वल है 7/14 के, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल हो जाएगा 4, है ना। ये चीज़ें हो गई, समझ में आ गया किस प्रकार से क्या करनी है, समझ में आया। आप इधर से भी गुना कर सकते हो क्योंकि सभी बराबर है, क्योंकि इधर भी करोगे तो देखो क्या होगा कंडीशन, देखो सबसे पहले इधर गुना करोगे तो यहाँ पर एक मिनट कहाँ चला गया भाई, क्या हो गया, चलो फिर से हम आप अगर देखना चाहते हैं तो बता देते हैं। इधर हुआ क्या, 1/2 हो गया, इक्वल है 2/k के, और ये इक्वल है 7/14 के, ठीक है। अगर इन दोनों को बराबर कर दिया जाए तो 7k हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो 4 7 28, वही सॉरी 4 7 28, है ना, तो 4 ही आ गया। क्लियर, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये चीज़ें समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 21 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पर है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई, एक मिनट, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये इक्वल है 64 पाई के, ठीक है। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64 है, और यहीं से आर जब निकालोगे तो रूट में 64, यानी कि आर बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। और व्यास का फॉर्मूला आप लोग भाली भांति जानते हो, है ना, ये होता है 2r के, है ना, 2 गुना में 8, है ना, तो 8 दूनी 16, तो 16 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर 72 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगा। कितना आसान सवाल पूछा है बोलो। तो ये जैसा कि मैंने पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन इसी प्रकार से था, तो उसी प्रकार से आप बना लीजिएगा ये चीज़ें, ठीक है। कितने बार ये चीज़ें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बस, और कुछ है नहीं, ठीक है। अगला सवाल में बोल रहा है कि किसी वृत्त की परिधि इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा।
देखिए परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2, एक मिनट, क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और ये दिया हुआ है 462 के, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2/22/7 हो जाएगा पाई का मान, और यहाँ से आर एज इट इज इधर जैसा है वैसा कर दो, और इसको सॉल्व, सॉरी 62 है ये, है ना, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, इन्हीं में से कोई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दो वृत्त, चलिए दो वृत्त बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दो वृत्त है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, ठीक है, 4:1 दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सबसे पहले त्रिज्या, इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते, एक मिनट, R2 मान लेते हैं। इस वृत्त को C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। तो इसका अगर एरिया देखोगे ए, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1, ठीक है। इसको देखोगे इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अनुपात निकाल लेनी है, तो इधर पाई से पाई कैंसिल होगा ऑलरेडी, ठीक है। ये बटे में ये, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, ये इधर होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टोटल ही होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। और ये इक्वल है 4/1 के, ठीक है। इसको किस प्रकार से करोगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर अब बटे में 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/1 का टोटल होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अनुपात आ जाएगा हमारे पास 2:1 आ जाएगा, ठीक है, 2:1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल 24 नंबर में बोल रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो होता है थीटा बटे में 360 गुना में पाई, एक मिनट, गुना में पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला में वही सवाल दे दिया, दो वृत्तों के क्षेत्रफल अनुपात ना, तो त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 हो गया, यानी तो मैंने बता दिया। अगला सवाल 26 में पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगला सवाल में पूछ रहा है कौन विविधकार, यानी कि डी का सूत्र क्या है, तो डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ को ख्याल रखना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट में बताओगे। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, क्या दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं 2x का स्क्वायर प्लस में है x, फिर माइनस में 4 इक्वल 0, ठीक है। इसका विविधकर का मान क्या होगा, इसका मान नीचे कमेंट में बताना है, डी का मान, ठीक है। चलिए अगला में बोल रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक है। तो प्रथम पद जो पहला दिया रहता है, ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, है ना। प्रथम पद आप लेके पास कितना हो गया, प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपके पास 2 हो गया, सॉरी 3, माफ़ कीजिए, पहला चीज़ क्या है 3 ही ना है, ये वाला, है ना। वही डी ज्ञात करना है, डी मतलब सार्वंतर क्या होता है a2 - a1 फार्मूला लगा दो, क्या होता है 6 - 3 = 3, मतलब 3,3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी घटना का प्रायिकता नहीं है, कौन प्रायिकता नहीं है, लेकिन देखो 0 होगा या फिर 1 के बीच में होगा, लेकिन 0 असंभव घटना का प्रायिकता है, ठीक है। 0 क्या है, असंभव घटना का प्रायिकता, और प्रायिकता 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं होगा और माइनस में होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, -7, ठीक है, -7 तो होगा नहीं, 1 के बीच में होगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक असंभव घटना, जैसे मैंने बताया असंभव घटना 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मैंने दोस्तों मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज आप लोगों को बता दिया, ठीक है, जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 1 था, ठीक है। मॉडल सेट 1 का कंप्लीट जो सॉल्यूशन था मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ सेट 2 के साथ। अगर आपका डिमांड आता है कि सर मैथ आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप इसी प्रकार से पढ़ाइए, है ना। आपकी एक मैसेज हम सुनना चाहते हैं, क्या करना है मैसेज में, कि ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में, क्लियर ढंग से समझ में आ रहा है, ये कमेंट करके बताना है। हाँ सर समझ में आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, हम लोग आपसे पढ़ना चाहते हैं, आप डिटेल में ऐसे ही पढ़ाते रहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग का इतना मैसेज आता है तो मैं सेट 2 जल्दी से आपको दे दूंगा, साथ ही साथ सेट 1 के जो PDF हैं, सेट 1 के PDF भी टेलीग्राम में भेज दूंगा बाबू सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ से ये लाभ मिल जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों का कमेंट, ये मैसेज ही मैं देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हर एक चीज़ आपको फ्री में मिल रहा था और हमेशा मिलेंगे भी, ठीक है। सेट 1 भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तो सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर मैथ आप अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ये नहीं कि आपको बताना ही है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में सिंपल सवाल है, यहाँ पर बोला कि यदि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल आपके पास कितना है, तो 5 अपॉन में यहाँ पर क्या 12 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इससे जो है क्या ज्ञात करना है, इससे जो है ना आपको क्या ज्ञात करना है बाबू, इससे आपको टेन थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ आपको समझा दिया था शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से ज्ञात करोगे, ठीक है। तो देखिए ये जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, ये पी अपॉन में एच होता है, ठीक है। और ये टेन थीटा जो होता है ये पी अपॉन में बी होता है ना। पी समझ में आता है ना, पी होता है लंब और बी होता है आधार, है ना। यहाँ पर एच होता है क्या, कर्ण, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पर बी की रिक्वायरमेंट है, पी तो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, लेकिन बी नहीं है। तो बी जब हम ज्ञात करेंगे तो बी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, रूट में दोनों को स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा, और 5 को घटाइएगा 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 144 से आप लोग का 25 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। 14 से अगर 5 घटा दें, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो दोस्तों आपके पास कितना बचेगा, तो यहाँ पर रूट में 119 बचेगा, ठीक है। रूट में कितना बचेगा, 119 बच जाएगा, ठीक है। ये बच गया। आप बोल रहा है कि टेन थीटा ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम टेन थीटा क्या होगा। तो सिंपली जब हमारा आ ही गया तो आप इजीली कर सकते हो। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो पी ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो ऊपर में 5 लिखा, और नीचे जो हमारा आया रूट अंडर में 119, ठीक है, रूट अंडर में 119, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसका जो डीपीपी आप लोग को देते हैं हम टेलीग्राम पर, है ना, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना अति आवश्यक है आप लोगों को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग वहाँ पर मिलेगा आपसे, ठीक है। देखिए हमारे पास अगला जो प्रश्न है, क्या पूछा गया यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या आपको चुनना है। थोड़ा सा मैं कलर को भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कलर जो है सेम हो जा रहा है, नहीं तो चलिए मैं, देखिए अब इस कलर को ले लिया। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या की बात हो रहा है। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, तो जिसे हम पी अपॉन में क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और क्यू हमारा जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन देखने को मिल जाता है तो परिमेय संख्या होगा। और रूट में जो दशमलव में आ जाता है ना, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए इसका रूट निकालिएगा तो इसका भी दशमलव में आ जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इसका भी देखिएगा, इसका भी एकदम दशमलव में आएगा, ये होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा। लेकिन अगर रूट में देखो, रूट अंडर 25 है, इसको जब आप लोग निकालोगे तो 5 5 25 मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग करोगे तो 5 आ जाएगा, नहीं मतलब 5 रूट में जो है ना, जब 5 गुना में 5 रहता है, एक को 5 बाहर निकल जाता है, नहीं तो यहाँ 5 आ गया। तो 5 को 5 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और क्यू हमारा 0 नहीं है, तो ये आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों से क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कलर भी ढूंढ नहीं पा रहे हूँ, ठीक है, तो चलिए ये कलर ले लेते हैं। देखिए एक पासा है, ठीक है, एक पासा है, ये भी कलर जो है ना इससे मतलब मैच हो जा रहा है, लेकिन समझ में आया ना, ये चीज़ें कंडीशन हो रहा है, ठीक है। खैर देखिए एक पासा है, ठीक है, पासा में जो है पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए आपके पास जो पासा होता है इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग का जो होता है 1 से लेकर 6 तक होता है, ठीक है। 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, उसके बाद 4 और 5 और अंत में 6 होता है। यही पासा में होता है, आप लोग लूडो खेले होंगे ना, तो 6 होता है। आप बोल रहे हैं इसमें विषम संख्या है ना, तो ये जो इतनी 1 से लेकर 6 है, इसके बीच में विषम संख्या आपको पता होगा 3 को विषम संख्या होंगी, 1 होगी, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, है ना, ये क्या होगी विषम संख्या होगी, है ना। तो आप लोग को देखो यहाँ पर प्रायिकता हम जानते हैं कि जब पी निकालते हैं प्रायिकता, तो ये किसके बराबर होता है। देखिए जो आप लोग का कुल परिणाम होता है वो नीचे लिखते हैं, तो कुल आपके पास 6 है, तो नीचे लिखा 6। और जो आप लोगों ने यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस के रूप में आया हमारा, इसे हम ऊपर में लिखते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर कितना है, तो 3 है, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सटीक एंड करेक्ट उत्तर। इस चीज़ को समझ गए क्या बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। और क्या आप लोगों को मैं ये जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको एक एक चीज़ समझ में आता है। अगर आपको समझ आता है, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल आप लोग इजीली से कर सकते हो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको घबराहट होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। जो समांतर श्रेणी इसका मतलब होता है एपी, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है ना। एपी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जिसका मतलब आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से सीरीज रहेगा, और उन दोनों के बीच में अगर उसका अंतर दोनों में क्या हो, सेम दिखाई दे, है ना, सभी के बीच में, तो यानी कि सभी का डी मतलब सार्वंतर समान आए,
तो आपका एपी में होगा। ठीक है, इसका देखिए आप क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस में क्या कि आप लोग का एपी दिया गया, एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें तृतीय पद 5 दिया हुआ है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो होता है ना, नौवां पद निकालिए, तो नौवां पद के लिए क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे 9th में, नौवां पद के लिए a+8d करते हैं। अगर आप लोग को 10वां पद ज्ञात करना तो इसके लिए a+9d करते हैं, मतलब एक यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देते हैं 10 से, मतलब 1d, मतलब एक कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको 100वां पद या फिर 1000वां पद ज्ञात करना है तो a+99 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आप लोग का हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि आप लोग अगर 100वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, a+99d, है ना, और उसके लिए 1000 के लिए a+ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 999, है ना, d, इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्लियर। आप देखिए क्या बोले, एक समांतर श्रेणी का जिसका तृतीय पद मतलब यहाँ पर a+2d हो जाएगा, a+2d इक्वल टू आपके पास 5 दिया हुआ है, जिसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद सातवां पद a+6d हो जाएगा। ये बराबर आपके पास 9 दिया गया है तो 9 लिख दिए, इसे मैंने समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, अब दोनों समीकरण को अगर घटा दें, यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर घटा दें तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर घटा देते हैं। देखो क्या होता है, ये इधर माइनस हो जाता है, ये प्लस रहने पर माइनस, है ना, यहाँ पर प्लस रहने पर माइनस हो जाएगा। आप देखो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ से ए आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये आप लोग का प्लस में है और ये आपका माइनस में। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, ये 6d तो माइनस में है, यहाँ पर लिख देते हैं 6d माइनस में है, और प्लस में क्या है, प्लस में है 2d, है ना, तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4d बचेगा। क्लियर, यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस का 4d। ठीक है, क्लियर हो गया, माइनस का 4d, और इक्वल देखिए यहाँ पर है -9 से +5। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल, यहाँ पर जब d ज्ञात करोगे तो 4/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग का डी ही ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5। यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी, ठीक है, यहाँ पर भुजा की बात करें बच्चों तो यहाँ पर दिया गया था 4:9। ठीक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे बच्चों, हम सिंपल सवाल करेंगे। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो जाएगा, अनुपात में 9 9 81। ठीक है, तो 16 अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तो यहाँ पर 16:8 हो जाएगी। ये आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। इससे मैंने एक सवाल पहले ही बता दिया। ठीक है, कमेंट करके बताना, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सवाल। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सवाल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि tan स्क्वायर यहाँ पर क्या 45 डिग्री और sin स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू। सबसे पहले इसको याद कैसे करते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लें तो आप लोग का बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। मुझे भी यही लगता है कि हाँ, अगर आप लोग एक बार समझ में आ गया तो आप लोग एक ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा याद करने का, सिर्फ आप लोग को याद रखना है साइन का, और देखिए ज़्यादा कुछ आपको याद करने की झंझट है नहीं। ठीक है, आप सिर्फ क्या रखो, याद साइन का रखो, यहाँ पर कॉस का रखोगे, उसके बाद आपका टेन का, बस, और ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्लियर, अब चलिए यहाँ पर समझाएंगे क्या करके। एक मिनट, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होगी आपके पास कितना डिग्री, 0 डिग्री। एक मिनट भी यहाँ पर लिख देते हैं, एक मिनट जी, क्या हो रहा है, 0 डिग्री। ये आपके पास 30 डिग्री, और ये आपके पास 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, और ये आपके पास कितना डिग्री दें बताओ, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब सिर्फ आपको साइन का याद रखना है। सबसे पहले साइन लिखते हैं। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है डिस्टर्ब आज, पता नहीं, है ना, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम याद रखेंगे किसका, तो याद रखना बाबू साइन का सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले साइन का याद रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कॉस का आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे, टेन का बताएंगे। ठीक है, और आप लोग इजीली कॉस का यहाँ पर जो कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक साइन का उल्टा, इससे याद रखोगे।
उसके बाद अभी जो हम बताएंगे सेक जो होता है, तो आप यहाँ से कॉस से इसको याद रख लोगे। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद अगर आपको कॉट का याद रखना होगा तो आप टेन से याद रख लोगे, टेन से, ठीक है, टेन से कॉट याद रख लोगे। क्लियर। आप देखिए अब क्या, देखिए साइन का, सॉरी 1 मिनट, मैंने मिस्टेक कर दी। क्यों मिस्टेक करी, यहाँ पर जो है 0 डिग्री यहाँ पर लिख देते छोटा करके, ठीक है, लेकिन नहीं छोटा करके नहीं होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि मिटाना ज़रूरी है वरना यहाँ पर ये वाला चीज़ें नहीं बनेगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, आप लोग रुको थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी बाबू, है ना। यहाँ पर होगा, हम लिखते हैं 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री, है ना जी। उसके बाद इधर हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद इधर हो जाएगा, ये आपके पास 30 है, ठीक है, उसके बाद इधर हो जाएगा 60 डिग्री, उसके बाद इधर हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। आप देखिए समझ में आएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री हाफ होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है और 60 √3/2 होता है, ये 1 होता है। क्लियर। आप देखिए समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये जो एक है ना, इससे यहाँ पर लिखो सबसे पहले, तो एक 0 डिग्री पर एक हो गया, उल्टा धार से सिर्फ लिख देना है इसको। यहाँ पर लिखो cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है ना √3/2 होता है, मतलब साइन का यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री होगा। और इसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा, तो इसको एज इट इज यहाँ पर उतार दो, है ना, 45 डिग्री सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री पर cos 60 डिग्री पर हाफ होगा, 90 डिग्री पर 0 होगा। अब इन दोनों को भागा दो तो 10 आएगा, इन दोनों को भागा दो तो 30 डिग्री आ जाएगा, जिनको भागा दोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, है ना, समझ में आया। साइन 0 डिग्री आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद इनको जब भागा दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, 1/√3, ठीक है। और यहाँ से √2 यहाँ पर 1/√1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक बच जाएगा, है ना। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो √3 बच जाएगा, और ये आपके पास इन्फिनिटी होगा। जब नीचे से हम भगा देते हैं ना तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। क्लियर। आप बोला तो वहाँ पर 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री एक हो गया, है ना। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं सवाल, चलिए फिर से, चलिए देख लीजिए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बाबू यहाँ पर सवाल में डायरेक्टली बोला था कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। फिर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसका भी 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो 1 - 1 इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 आपके पास राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है ना, टेबल भी आपको याद हो गया होगा प्यारे बच्चों। और ये सब आप लोगों को जो नोट्स आप लोग देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को मुफ्त में मिल रही हैं। इसका यूज़ करना सीखो भाई, है ना। ज़िंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, कम से कम PDF आप लोग डाउनलोड कर लो फ्री में, है ना, फ्री में डाउनलोड कर लो और पढ़ाई को जो है रफ्तार तरीके से करो। क्यों बोल रहे हैं पता है, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहोगे यहाँ से, क्यों क्या होगा पता है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग इजीली कॉपी पे लिख सकोगे, है ना, कॉपी पे लिख सकोगे। वीडियो देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना, यहाँ से वीडियो देख करके आप समझ लो। उसके बाद टेलीग्राम में जुड़े रहना, PDF आप लोगों को थोड़ी देर बाद में दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ज़्यादा डिमांड आएगा तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप देखिए यहाँ पर सवाल में पूछा गया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, है ना। ये सब चीज़ें जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सब चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट छप जाता है, ठीक है, डायरेक्ट छप जाता है बच्चों, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग शुरू से देखते हैं तो, ठीक है। अब देखिए सवाल ठो, है ना, सवाल में बोल रहा है कि 4,2, ठीक है, 4,2 इसका यहाँ पर भुज निकालना है। भुज आपके पास क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों से पूछा है। आप देखिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक ठो एक्स कोऑर्डिनेट और एक ठो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो एक्स होता है इसे हम बोलते हैं भुज, ठीक है, आप लोग 9th का थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो वाई होता है इसे हम बोलते हैं कोटि, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पर भुज बोला है तो भुज के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स को मैंने भुज बोला है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास भुज हो जाएगा 4, यही आपके पास राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए कोटि में एक सवाल पूछा गया है, यहाँ पर सवाल में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कि 5,3 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोटि क्या होगा, है ना। तो कोटि पूछा है तो कोटि के लिए हम क्या करेंगे बता देते हैं। कोटि के लिए वाई को देखेंगे, वाई को टारगेट करेंगे, तो वाई आपके पास 3 है, तो 3 आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको भन्नाट तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल में बोल रहा है कि बीच की दूरी निकालो। इतना आसान सवाल, ठीक है।
मान लो मतलब यहाँ पर सिंपल सवाल में पूछा गया क्या है, ये आपके पास मान लो ए बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 4,2, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, ठीक है, इसका नाम दे दो बी, क्लियर। और यहाँ पर इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है 3,2 है। अब आपको ए बी यहाँ से इसकी दूरी जो है निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी का जो सूत्र होता है, एक तो सूत्र याद रखना क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर होता है क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। आप देखिए क्या होगा, आप सिंपल सवाल x2 ये जो होता है ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या है y1 है, ये आपके पास है x2 और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास y2, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, x2 आपके पास 3 है, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं, बार बार इस प्रकार से नहीं दिखाएंगे, आपको इधर नज़र को रखना है बाबू, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दी है कंप्लीट चीज़ें, है ना। तो x2 आपके पास 3 है, फिर -x1 आप लोग देखिए 4 यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 - 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में क्या होगा, माइनस होगा, तो बीच में मैंने माइनस दे दिया, या फिर प्लस होगा। बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बताओ दोस्तों, किसने किसने पकड़ लिया था, मैंने गलत किया, चलिए सभी विद्यार्थी पकड़ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यही मैं देखना चाहता था, ठीक है। मैं कभी कभार गलत कर दूंगा, लेकिन आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है ना, वो होती भी है, हम देखिए ये देना ही भूल गए थे, ठीक है। तो खैर देखिए यहाँ पर y2 क्या है, y2 आपके पास 2 है तो 2 लिखा, फिर माइनस दिए, फिर y1 आपके पास 2 है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो आप यहाँ पर भी 2 दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। आप देखो यहाँ पर मतलब 4 से गया तो यहाँ पर 1 होगा, लेकिन -1 है ना, क्योंकि ये छोटा से बड़ा घट रहा है ना। प्लस में यहाँ पर 2 से जो 0 जाएगा तो यहाँ पर 0 के स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रूट में 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप मात्रक छोड़ सकते हैं, ठीक है, मात्रक छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको एक सेपरेटली एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रूट में 1 गुना 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें होगी, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों ये पीएम एसओसी स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही वायरल सवाल है, और ये सब क्वेश्चंस आपके 2023 में छपने लायक क्वेश्चंस है, ठीक है। छपने लायक क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे सवाल की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल में बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ दिया गया है और यहाँ पर डी ज्ञात करना है, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है और यहाँ पर डी ज्ञात करना भी है ना। तो डी मतलब है क्या, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख लेना हिंदी में, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह के कारण लिख नहीं पाए, ठीक है। डी मतलब होता है विविक्त कर, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है, इसका भी एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है भाई, एक तो फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, खोपड़ी में घुसा लेना, ये चीज़ आई होप क्लियर होगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि 4x का स्क्वायर है, फिर प्लस में है 5x, फिर प्लस में है 9, है ना। देखो द्विघात समीकरण अगर पूछे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप इजीली पहचान लोगे कि इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अगर आपको इसका गुणनखंड दे तो गुणनखंड किस प्रकार से करना होता है, तो x² एज इट इज लिखना होगा, और इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाए 4 9 36, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं 9 गुना 4, 4 9 36, ठीक है, 4 9, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग 9 से 4 घटा देंगे तो इस प्रकार से आप लिख लेना, है ना, प्लस में होगा, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर दिए +9, फिर माइनस में लिखा यहाँ पर 4x, इधर भी x, इस प्रकार से आप इजीली इसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए फिलहाल हम काम की बात करते हैं। देखिए जो आपके पास x² ये जो रहता है, यहाँ पर आप ये होता है, यहाँ से आप a निकाल लोगे, और जो सिंपली x का गुणांक रहता है यहाँ से आप b निकाल लोगे, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ से आप c निकाल लोगे, क्लियर। इस चीज़ को, इस फंडा को कॉपी पे कहीं लिख लेना, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले a निकालते हैं, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो a बराबर आपके पास 4 आ गया, b बराबर आपके पास 5 आ गया, क्योंकि इसके पास 5 मतलब गुणांक में है, ठीक है, और c बराबर कांस्टेंट यानी कि 9 आ गई ये वाला, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये वाला में पुट करेंगे, तो b² आपके पास क्या है, b² मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 4 गुना a क्या है, ये आपके पास 4 और c कितना 9, है ना। तो यहाँ पर 25 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाए, 4 चौके 16, ठीक है, 16 हो गया, 16 को 9 से गुना करो, है ना। अगर आप लोगों को पढ़ना आता है तो बता दो कि जो विद्यार्थी को आता नहीं है वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पर 16 लिखेगा, नीचे 9 लिखेगा और गुना करने बैठेगा, क्लियर, ये चीज़ें होता है, समझ में आया। तो सिंपली कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर देखो 6 9 54, ठीक है, 6 को 9 से गुना करेंगे 54 आएगा, 4 आ जाएगा, है ना, और इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो आपके पास हाथ में रहेगा 5,
तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हम 144 से घटा दीजिएगा, अपना आंसर आ जाएगा माइनस में। क्लियर, ये चीज़ें आप लोग का हो जाता है। शायद ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल कितना आसान है समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछा है। यहाँ पर आपको एक्स इक्वल आपको कितना रखना है, -1 आपको रखना है। ठीक है, किस में रखना है, तो ये चीज़ें रखना है आप लोग का 9x² प्लस में 2 में रखना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। 9 गुना x का मान है, इसका स्क्वायर दे दी प्लस में 2 है ना, तो ये आपके पास 9 हो गया। इसके स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में होगा है ना। 1 मिनट में लिख देता हूँ, ये प्लस में 2 है ना, तो आपके पास 9 और 10 यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पर है 5x प्लस में 2 है ना, ये चीज़ है, इसका शून्यांक आपको ज्ञात करना है। शून्यांक इसके बराबर सिर्फ 0 रख दो बस। आप देखो क्या करना है, यहाँ पर 5x एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, 5x को एज इट इज रखा, 2 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर, अब x जब निकालेंगे तो यहाँ पर -2/5 ये आपका हो जाएगा शून्यांक। ये आपके पास राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग PYQ के एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, PYQ जो आप लोग है ना, ये मैंने आप लोगों को PDF दे दिया है, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेना वहाँ से। या फिर कैसे डाउनलोड करना है, आपको यूट्यूब जो है, यूट्यूब पर सर्च बार में जाना है, वहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि PYQ कैसे डाउनलोड करें बाय आकाश एकेडमी पॉइंट। ठीक है, आ जाएगा। सवाल में पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू, अभी मैंने बताया कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। वहीं अगर यहाँ पर घुमा के पूछ दे कि cos 60 डिग्री का क्या होगा, ये होता है 1/2 है ना। इस प्रकार से याद रखना है। अगला सवाल में पूछ रहा है कि 1 मिनट भी, कहाँ चला गया सवाल 2, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है, सिंपल सवाल है कि गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों गोला का आयतन यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर 4/3 πr3 2 πr², 4/3 πr², 3/4 πr3। कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर आप हिंदी से बता रहे हैं, इंग्लिश से भी बताइए। तो आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं इंग्लिश से भी बताऊंगा आगे से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4/3 πr(x) मतलब πr³। ठीक है, अगला सवाल में पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए सवाल क्या है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछा है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 πr³। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4/3 यानी कि 4/3। ठीक है, और पाई का मान हम ये लेना है। ठीक है, 22/7। ठीक है, यानी माफ़ कीजिए 22 बट्टे में क्या हो जाएगा 7 है ना। और आर का मान कितना है 7, तो 7 गुना 7 गुना 7 इस प्रकार से लिख लो। एक साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, और बटे में 3 से भाग दे देना है। ठीक है, तो गुना कर लोगे और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बस। ठीक है, अगला में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोगों से सिंपल वर्ग अंतराल पूछ रहा है। वर्ग अंतराल में होता है क्या है, जब हम लोग वर्ग अंतराल निकालते हैं तो यहाँ पर करते हैं क्या, देखिए दोनों का योग कर दो, 2 से भागा दे दो। ठीक है, निम्न सीमा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस में होता है उच्च सीमा और बटे में 2 है ना। तो निम्न सीमा 10 + 25/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 10 30, 35 बटे में 2। इसको भगा देना 2 से, मतलब मैं लिख सकते हो, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ना है। ठीक है, तो गाइज ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने बताया, और 1-2 सवाल मैं आपको देता हूँ ताकि आप लोग जो अपना तैयारी को जांच कर सको बाबू। ठीक है, हम चलते हैं आप लोग के ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, या फिर मैं आपको और चैप्टर ले लेता हूँ उधर। ठीक है, उधर कोई चैप्टर उठा लेता हूँ। ठीक है ना बच्चों। दोस्तों यहाँ पर y = px का एक ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पर px का शून्यांक बताना है। देखिए इस प्रकार का सवाल रहेगा तो रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यांक आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले में इसका एकदम इजी वे में जो कंसेप्ट होता है
उसे बता दूं एक बार तो आप लोग एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। समझ में आ गया होगा। देखो एक एक चीज़ क्लियर होते जाएगा बच्चों। एक मिनट, स्क्रीनशॉट हो गया, माफ कीजिएगा। देखिए अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो एक्स अक्ष में कटा होगा ना, सबसे पहले एक्स अक्ष में ये जो ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स और ये वाई। देखना है कि वाई में कितने बार ये जो है ये जो लाइन जा रही है इस प्रकार से कितने बार काटा है। तो देखो यहाँ पर एक बार दिख रहा है आप लोगों को सभी को, और यहाँ पर देखो एक बार दिख रहा है, यहाँ पर एक बार दिख रहा है, यानी कि शून्यांक की जो संख्या होगा वो आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से मैं ओदर ऑप्शन देता हूँ, ओदर क्वेश्चन देता हूँ, वाई बराबर पी एक्स के ग्राफ के लिए ही। यहाँ पर सवाल है यूं ही, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से सवाल है, सॉरी ये ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो एक मिनट भी यही कलर से समझा देते हैं। एक बार देखो, उसके बाद 2 बार, तो यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये सवाल भी बहुत आसान था, लाजवाब वाला सा हो गया। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको जो है मैंने बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर और एक सवाल दे देते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, मैंने बताया था, पहला चैप्टर समझा दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि जो चैप्टर नंबर, एक मिनट आपको बता देते हैं फिर से, जो आपके पास एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, इससे कितना क्वेश्चंस रहेगा मैंने कंप्लीट बता दिया था। यहाँ से आप लोग का जो जितना भी क्वेश्चंस रहेगा मैंने कंप्लीट चीज़ें बता रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा चैप्टर 1 का, और उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए बस, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर सवाल में पूछा जा सकता है, मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सवाल में है मतलब एचसीएफ से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड कर लोगे, जैसे मान हम एकदम सिंपल दे रहे हैं, ठीक है, 6 और 20 का, ठीक है, मतलब समझा दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लिखना है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। जो 20 दिया गया है, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 हो गया, और इसने 5 दे दी, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पर जो एचसीएफ होगा ये आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से कर लेनी है बस। इतना ही वीडियो को रखते हैं बाबू, फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ दिख रहा है, क्या आप लोग ये पीडीएफ चाहिए जो 100 नोट्स में आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या आप लोग इस प्रकार से पीडीएफ चाहिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन हो जाना है। इस पर क्या होना है, ज्वाइन हो जाना है, अभी के अभी ज्वाइन हो जाना वीडियो का एंड तक, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि जो टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वही होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारा लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ पर लिखा रहेगा, देखिएगा नोट्स एंड नोट्स, पीडीएफ नोट्स के लिए आप ज्वाइन होइए, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिए आकाश एकेडमी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगा, उसके नाम से ही है शायद, है ना, तो वो चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, आप लोगों को बताना था, मैंने बता दिया। अगर अभी तक और एक चीज़ बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यह चीज़ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर अंत में बता देते हैं भाई, है ना, यहाँ पर जगह ज़्यादा है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आज तक कोई भी चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है, इसलिए समझ लो। जो आपके पास एनसीईआरटी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं, क्या पढ़े, तो आपके मतलब जो है अंतर्गत जो भी बोर्ड में जो भी बुक है, ठीक है, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बुक से ही प्रश्न आएगा, ठीक है, प्रश्न आएगा, है ना। यहाँ के कंटेंट यहाँ पे मौजूद है ना, और ये एनसीईआरटी के कंटेंट यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, एक डाउट था मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग को एक चीज़, जैसा कि पता होगा ये जहाँ पर आप वीडियो देख लें, जिस चैनल का नाम है आकाश एकेडमी पॉइंट, और अभी तक देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़ गए हैं, तो आप पीछे ना रहे हैं, एक बार कम से कम चेकआउट जरूर करें। ये हमारा आकाश द एजुकेशन, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जाइए, कम से कम देखिए वहाँ पर किस प्रकार का वीडियोज है। वहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को दे रहे हैं जो कि आप लोग 29 सितंबर के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लाइव टेस्ट इसकी हम व्यवस्था किए हैं, तो यहाँ पर जा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जो कि अगला सवाल क्या है आप लोग देख सकते हैं, और ये जो प्रश्न दिख रहा है ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ बोल सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में आप लोग का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम लोग डीपली बनाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये अगर आप लोग देखोगे तो इसका पेपर मैंने डाल दिया है, आप लोग जा करके देख लेना, ठीक है। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, इंग्लिश से भी लिखा गया है, हिंदी से। देखिए यहाँ पर ABC एक
मतलब त्रिभुज है जहाँ पर ए बी आप लोग का 7 सेंटीमीटर, बी सी आप लोग का यहाँ पर 7√3 है ना, यानी 7√3 दिया गया और ए सी आपका 14 सेंटीमीटर। तो एंगल बी क्या होगा ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप लोगों को करना क्या है, इस तरह के प्रॉब्लम में सिंपल आपको फंडा लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। यहाँ पर होगा क्या, सिंपल मैं आपको बता दूंगा और भी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ, आप देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का कोई आप लोग का ट्रायंगल देख सकते हैं, ये आप लोग का क्या है, एक त्रिभुज है। ये इसका नाम दे दिया हमने, ये दे दिया, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दिया सी, है ना। ए सी आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया गया है और ए बी आपके पास 7 है और आपके पास बी सी 7√3 दिया गया है। चलिए देखते हैं ये वाला कौन कितना डिग्री होगा। मैंने तो बता दिया 90 डिग्री होगा, लेकिन कैसे, चलिए इसको हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए एक प्रमेय होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ इस बॉक्स में, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना। एक प्रमेय होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, प्रमेय इसके अनुसार ये क्या कहता है, आप ध्यान से सुन लो। ये कहता है कि आप लोगों का जो यहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाया था, ये इसका नाम दिया ए, इसका बी, इसका सी, ये जो लंबा भुजा होता है ये आपके पास कर्ण है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो स्क्वायर होगा, इसका ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, बी सी का वर्ग करेंगे और ये इक्वल होगा आप लोग का ए सी के वर्ग के, ठीक है। तो ए बी आपके पास कितना दिया गया, सबसे बड़ा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कर्ण में होगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी में 7 दिया गया तो 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब बी सी में क्या है, बी सी में है 7, यहाँ पर इधर बना रहे हैं 7√3, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको मैं डीपली समझाता हूँ, देखो 7√3 यानी कि 7 गुना में √3 है, ठीक है, बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फिर गुना करना है, यहाँ पर 7 गुना √3 से, ठीक है। तो यहाँ पर 7 गुना 7 होगा, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट में, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, रूट में जब 3 गुना 3 2 गुना 2 यानी जो भी रहता है तो एक गो बाहर निकल जाता है, सिंपल बात है। तो 3 बाहर निकल गया, तो 49 के साथ जब हम 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 9 27 का 7, ठीक है, 3 9 27 का 7, तो यहाँ पर 3 चौके 12 12 13 हो जाएगा। देखो 3 9 27, 27 का 7 हाथ में रहा 2, ठीक है, 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 7 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आपको बता देते हैं। आप देखिए ये क्या आ रहा है, ये जो है यहाँ पर है 147, यहाँ पर 47 है और ये आपके पास 49 है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 7 जोड़ो, 10 हो गया, 10 16 16 का 6 हो गया और इधर आपके पास कितना था, 4 4 8 और 9 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 14 को, यहाँ पर 14 के स्क्वायर होगा और जो आप लोग का यहाँ पर 14 है, इसका जो वर्ग करोगे जब आप लोग, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इधर जो आएगा 1 9 6 आएगा। जब इसका जो भी आप लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 1 9 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय का सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग करिए ना गुना, 14 गुना 14 करिए, आपके पास देखिएगा 1 6 9 196 आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर भी आपके पास 196 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास जब सेटिस्फाई हो जाता है तो आप लोग का ये जो कोण होगा एंगल बी, ठीक है, ये जो है कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला प्रश्न आप लोग इजीली और इजी कंसेप्ट से, देखिए मैथ में आपको एक चीज़ बता देते हैं, मैथ में, है ना, अगर आप लोगों को क्या है, आप लोगों का पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, तो 30 आउट ऑफ 30 अगर लाना है तो इसके लिए सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों को याद क्या रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद आप लोग के लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पर सिंपल ज़रूरी है और आप लोग का क्या, रिवीजन, है ना, रिवीजन की ज़रूरत है ना। जब कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा तो रिवीजन कर लेना और उसके बाद आप लोग जो है, आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आप इजीली कर सकोगे। जब आप लोग कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो मैथ में आप लोगों को जो क्या लगेगा, मैथ बेकार का सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप एक बार खुद से मैथ के बारे में सोचिए, मैथ एक गजब का सब्जेक्ट है सर, है ना। मैथ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सब्जेक्ट में नहीं मिलता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप डीपली और बहुत सारा प्रश्न बना सकते हो मैथ से रिलेटेड, ठीक है। और मैथ का हम आगे इतना वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, आप सोच नहीं सकेंगे इतना वीडियो आज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और ये जो PYQ का कंप्लीट पेपर देख रहे हैं ना, PYQ, ये जो है ना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगा। अभी फिलहाल एक दो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिए, इसका अभी एग्ज़ाम
बाकी अभी समय है, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपके बीच में बहुत जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, है ना। हमारी प्रयास हो कि हम बहुत जल्दी इसको सॉल्यूशन आप लोगों को बता दें, ठीक है। हम जब चाहे इसको लाइव हम सोच रहे हैं, मेरी जो प्रयास थी ना, मेरा प्रयास थी मैं इसको लाइव कराऊँ, ठीक है, लाइव। तो देखते हैं, मैं अगर रिकॉर्डेड में अगर आप लोगों को वीडियो दे दूंगा तो आप लोग वहाँ से जो है वीडियो देख लेना, और कभी कभार आपका टेस्ट जब लूँगा तो इसको जो है लाइव में फिर से एक बार सॉल्यूशन करवा दूंगा, वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। मैथ का फंडा भी मैंने बता दिया कि 30 में 30 आप इजीली किस प्रकार से ला सकते हैं, तो है ना, ये फंडा मैंने बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हमारे पास अगला जो सवाल दिख रहा है आप लोगों को, एक आकृति दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस आकृति में जो है यहाँ पर बोल दिया गया है डी समांतराल BC है, तो इसी आपको ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्नों में आप लोग ने एक प्रमेय पढ़ा होगा। कौन सा प्रमेय मैं आपको बताता हूँ। एक प्रमेय पढ़े होंगे जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, पढ़े होंगे कि नहीं। आई होप कि NCERT में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करते हुए, है ना, इसी का प्रयोग करते हुए आपको इस प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये साल आने की जो है सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं जो है दिख रहा है, ठीक है। ये साल छपने वाला है, ठीक है। ये साल क्या है 2023 में आप लोग का ये प्रश्न जो है छपने वाला है। हो सके इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लेकिन इस प्रकार के एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो ये आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है, यहाँ पर क्या बोल दे देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर डी समांतराल BC बोल दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर AD हो जाएगा, AD बटे में हो जाएगा BD, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों के पास जो आप लोग का यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा, देखो AD बटे में हो जाएगा क्या BD, है ना। ये वाला चीज़ बटे में ये वाला चीज़ क्लियर हो गया। अब इक्वल जो होगा ये वाला चीज़ होगा, यानी कि AE, है ना। AE बटे में क्या हो जाएगा EC, और यही तो EC आपको निकालना है, ठीक है। आप देखिए AD आपके पास कितना है 1.5, है ना, यहाँ पर लिखते हैं 1.5, है ना, बटे में BD क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 ले दिए, बट इक्वल टू देखिए AE कितना है, AE 1 है, तो ऊपर में 1 दिया, और EC कुछ नहीं, मतलब इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, यानी कि x गुना हो जाएगा 1.5 गुना में हो जाएगा 3, ठीक है। आप देखिए x इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में 3 और नीचे 1.5, ठीक है। हम इसे पॉइंट को हटा दिए, है ना। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा गुना में, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, है ना। तो 5 दूनी 10, 2, है ना, कितना आ गया 2। तो x बराबर आपके पास कितना आएगा 2, और हम x को क्या माने थे, हमने x को माना था x को माना था EC, ठीक है। तो EC बराबर आपके पास 2 आ गया, तो 2 आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो गया, ठीक है। क्या आप लोग ये प्रश्न क्लियर है। आई होप कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगे मुझसे कमेंट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा है, एक AP। देखिए AP का मतलब क्या है, AP का मतलब यहाँ पर एक सीरीज टाइप का दिया रहेगा संख्या का, और वो जो है कब AP में होगा, जब सभी का जो है सर्वांतर जो है समान आ जाए तो आपके पास AP में होगा। आप देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि AP का दूसरा पद आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मतलब यहाँ पर बेहतरीन अच्छा लगेगा, ठीक है। AP का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो दूसरा पद है ये आपको फाइंड करना है ना। देखिए एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर दूसरा पद बोल रहा है, यानी कि सेकंड पद, ठीक है, सेकंड पद, है ना। सेकंड पद जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको A प्लस D ज्ञात करना होगा। देखिए इस प्रकार से सवाल रह सकता है कि आप लोग जो है क्या निकाले, यहाँ पर 10वां पद निकाले, ठीक है, 10वां पद, है ना। यहाँ पर दूसरा पद बोला है, यहाँ पर 10वां बोल सकता है, तो 10वां के लिए क्या होगा A प्लस 9D, ठीक है, ये घटा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोलेगा कि 8वां पद क्या होगा, 8वां पद, तो इसके लिए सिंपल क्या होगा A प्लस 7D, यानी 1D घटा देना है। अगर 7D बोलेगा तो A प्लस 6D, इस प्रकार से कर लेना, क्लियर। ये घटाते हुए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। आगे एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर प्रथम पद A बराबर, एक मिनट, A बराबर यहाँ पर 4 दे देते हैं, ठीक है। A बराबर आपके प्रथम पद में क्या है 4 है, और सर्वांतर में माइनस का 3 है, ठीक है। तो A की जगह पर हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस से प्लस दिए, फिर माइनस का 3, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 4 फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा।
तो एक आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा लेवल का प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे की कंसेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से, है ना। तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना। जैसे कि एक फार्मूला टाइप का पूछा जाएगा कि प्रथम यहाँ पर पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं दिख रहा है इस लाने का। ठीक है, तो प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है, प्रथम n पूछा जाएगा, प्रथम n धन पूर्णांक, यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, देखिए बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में बताइए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में ज़्यादातर बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा कि इंग्लिश से बताइए तो इंग्लिश से भी बता दिया जाएगा, कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हिंदी समझ नहीं आ रहा है, तो हम इंग्लिश से बता देंगे आपको, है ना। तो देखिए अब दोनों का हम इक्वेट वैसे चलाएंगे, इंग्लिश को भी और हिंदी को। अगर कमेंट ज़्यादा आएगा तो हम इंग्लिश का भी समझ जाएंगे। ठीक है, क्या है, आप देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है हमें, है ना। यहाँ पर n धन पूर्णांक है। ठीक है, n धन पूर्णांक का योग क्या होगा, तो इसके लिए जो सूत्र होगा, देखिए आपका ऑप्शन रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया n/2, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर n+1/2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर n गुना n+1/2, और आपके पास डी में दिया गया है n गुना n-1/n-2/2। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर n क्या बोल रहा है, प्रश्न को दोबारा देखिए दरकार हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है, तो प्रथम n धन पूर्णांक के लिए हम सूत्र का यूज़ करेंगे n गुना n+1/2, है ना। इस सूत्र का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को याद रखना बाबू। ठीक है, क्या समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, और एक तो सवाल हम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा सवाल करने वाले नहीं हैं, है ना। और एक तो चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक दिया गया 3 और 6 दिया गया, 9 दिया गया है और 12 दिया गया, ये आपके पास AP में है। तो यहाँ पर पूछेगा कि प्रथम पद बताओ। ठीक है, प्रथम पद, है ना। प्रथम पद किस प्रकार से बताओगे, तो प्रथम पद जो पहला चीज़ दिया रहेगा, ठीक है, तो 3 है, तो प्रथम पद तो 3 होगी, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछेगा डी ज्ञात करो, तो डी ज्ञात करने के लिए इन दोनों में घटा दो। ठीक है, A2 माइनस में A1 कर दो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, इस प्रकार से है। तो A2 माइनस A1 करो तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो A3 माइनस A2, या फिर आप कर सकते हो A4 माइनस A3, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी। ठीक है, और सूत्र जैसे काम में आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला में देखो प्रश्न रह सकता है कि यदि AP का प्रथम पद A हो। ठीक है, प्रश्न आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। प्रश्न में सिंपली पूछेगा कि मतलब यदि कोई AP है जिसमें प्रथम पद आपके पास A दिया गया है और सर्वांतर D ये दिया गया है, तो अंतिम पद AN हो। ठीक है, अंतिम पद अगर क्या हो, AN हो, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 A+n। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लेना। पहला सवाल देख सकते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है सवाल में। यहाँ पर पहला सवाल बोल रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ है, वो भी आगे बता देंगे, मतलब आंकिक प्रश्न है। ठीक है ना, मतलब आप लोग को मैथ टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी हम आगे बता देंगे। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, आपको वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, इस चीज़ को आपको बताना है। ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समतल दर्पण में हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, जी आप लोगों ने सही सुना, समतल दर्पण। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो ये सवाल समझ में आया कि वास्तविक वस्तु का जब आभास, ये सब चीज़ें देखिए याद रखना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो इसको हम लोग और भी डीपली समझेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए फिलहाल इसे याद रखें क्या है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक वस्तु जो है इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण में बनता है, तो ये समतल दर्पण में बनता है। ये चीज़ें आपको याद रखना होता है। ठीक है ना, जिसे समझाना होगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि डायरेक्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, है ना। डायरेक्टर एक मात्रक है। ठीक है ना, किसका मात्रक है नीचे कमेंट करके बताना, है ना। डायरेक्टर उस लेंस की क्षमता होती है। ठीक है ना, तो उसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए दोस्तों, उसका फोकस दूरी 1 मीटर का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या है
कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, कोई भी हमारे पास लेंस है उसके बाहर के अगर उभरा हुआ हो तो वो जो गोलीय पृष्ठ होता है उसे हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अवतल लेंस, बी में दिया गया है यहाँ पर समतल लेंस होगा। ठीक है, समतल लेंस, उसके बाद सी में दिया गया है उत्तल लेंस, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर समतल और अवतल दोनों होगा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, जो आपके पास उभरे रहते हैं ना लेंस जो है बाहर की तरफ उभरे जब रहते हैं गोलीय पृष्ठ में तो आपके पास उत्तल दर्पण कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा और नीचे कमेंट करके बताना कि अवतल लेंस हम लोग किसे बोलेंगे, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा रंग जिसके, यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। यहाँ पर कौन सा ऐसा रंग है जिसे खतरे के निशान में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे यहाँ पर पोल टाइप का रहता है ना, जो आपके पास पोल में रहता है, वहाँ पर देखिए करंट जैसे फ्लो होता है, वहाँ पर देखिएगा लिखा रहता है कि इतना वोल्ट है और यहाँ पर कुछ मतलब लाल रंग से कुछ मतलब बना देता है। अच्छा, मतलब गजब टाइप का, जिससे आप खुद समझ आइडिया लगा सकते हो कि ये खतरा का निशान है। ठीक है, यहाँ से जाने से रोक रहा है हम लोगों को। ठीक है, ये चीज़, तो ये जो खतरा का जो निशान का सिग्नल होता है वो हमारा लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग दैनिक जीवन में देखे होंगे। ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है ना, यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रकाश का वो कौन सा रंग है जिसमें तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिकतम होता है। बच्चों ये चीज़ें याद रखना है, ये एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो सवाल में यही बोल रहा है, यहाँ पर प्रकाश की बात हो रहा है, मतलब लाइट में जो रंग होता है ना, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का जो है वहाँ पर प्रिज्म जो रहता है उसमें बहुत सारे रंग जो है गुजरती है, वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है ये चीज़ें बताना है। तो ये जो है इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रंग। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग इसे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए वायरल ट्रिक मैं बनाया हूँ, तो ये ट्रिक से हम क्या करेंगे, इसे याद रखने की हमारी पूरी कोशिश होगी। क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बच्चों सवाल में ही बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला एक तो चीज़ होता है आपका निकट वाला। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या यूज़ होगा, और एक तो होता है दूर, है ना। तो ये जो निकट और दूर है, ये सबसे पहले इसको आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से इसको फाइंड करोगे, है ना। तो निकट में देखो इतना यहाँ पर कितना चीज़ें यहाँ पर दिए, देखो 1 ठो 2 ठो 3 ठो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ठो आप लोग का वर्ण है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 ठो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब लिखो एक साइड में लिखो अवतल, यहाँ पर लिखता हूँ अवतल। ठीक है ना, यहाँ पर लिखता हूँ अवतल, और एक ठो लिखो उत्तल, एक ठो लिखो क्या, उत्तल नहीं उत्तल लिखा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि समझाने में आपको मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर आपके पास 2 है। ठीक है, 3 में आपको क्या करना है, प्लस में एक जोड़ना है ना, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो आपके पास 3 बन जाएगा। तो देखो 4 किस्में यहाँ पर वर्ण को देखो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, है ना। तो आपको निकट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को निकट के लिए आप लोगों को सिंपली अवतल हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें दूर की, तो यहाँ पर देखो 1 गो 2 गो 3 गो नहीं, तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा उत्तल। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हो इजीली बच्चों, बात समझ रहे हैं। आप ट्रिक फॉलो कर लेना, मैं जो ट्रिक देता हूँ आप लोग के लिए अच्छा ही देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये दूर दृष्टि वाला आप लोग को और निकट दृष्टि वाला आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं है, आपने ट्रिक से याद कर लिया। फिर से बता दूं कि निकट के लिए देखिए 1 गो 2 गो 3 गो है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। फिर दूर के लिए देखो द है और र है ना, तो यहाँ पर 2 गो लिखा, है ना। सभी में क्या करना है, एक जोड़ना है। 3 में एक जोड़ दिया तो आपके पास 4 आ गया, 2 में एक जोड़ दिया तो 3 आ गया। तो देखो 4 में अगर देखो, मैं फिर से अगर थोड़ा सा कलर को चेंज कर लूँ, तो देखो बच्चों यहाँ पर 4 से हमारा क्या होगा, 4 देखो यहाँ पर अवतल हो गया, देखो इसमें 4 होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर उत्तल में 3 होगा। ठीक है, ये इसको नहीं धरना है। ठीक है, जो आप लोग का ना दिख रहा है यहाँ पर, इसको नहीं धरना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार से ट्रिक्स आप याद रख सकते हो। तो हमारे पास निकट है ना, निकट दृष्टि दोष से इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का जो है प्रयोग में लेंगे। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा आई
होप मेरे अकॉर्डिंग आई होप होना चाहिए कि कोई डाउट ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यहाँ पर डायरेक्टली देखिए फॉर्मूला पूछ लिया, डायरेक्टली आप लोगों से फॉर्मूला पूछ लिया भाई। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझो पहले, समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूत्र पूछा गया किसके लिए, प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 1 मिनट भाई, आर बराबर हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन में आई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी बटे आई ऑप्शन नंबर बी पे है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि धातुओं में धारा प्रवाह होता है। तो धातुओं में धारा प्रवाह जो है किस में होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में तो होता नहीं है ना, कोर इलेक्ट्रॉन में होता नहीं, इनमें कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो दोस्तों जब हमारा परिपथ होता है, कोई सर्किट होता है, जब हम लोग उसमें विद्युत धारा की माप करते हैं, है ना, तो हम लोग किससे करते हैं, तो हम करते हैं एमीटर से। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा दोस्तों। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, कमेंट करके बताना। अगला सवाल 10 नंबर में पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज, क्या पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो आपके पास विद्युत फ्यूज है ना, ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस जो है प्रभाव पर ये वर्क करता है, ठीक है, किस प्रभाव पर क्या करता है, ये वर्क करता है, मतलब कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसमें, है ना, उसमें प्रभाव पर ये जो है कार्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देख सकते हैं क्या है। अगला सवाल है कि बैटरी की, ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की होती है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हो, फिलहाल ठीक है, आंसर नहीं देखना है, नीचे कमेंट करके डायरेक्ट बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि जो हमारा बैटरी होता है इससे किस मतलब किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, एसी करंट होता है या फिर डीसी करंट होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना भाई, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल, और उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा मैं कि आप लोगों को मैं पीडीएफ के लिए बता दूं कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस बुक का, जैसा कि मैंने बताया, पहले में ही बताया कि आप लोगों को ये बुक फ्री में मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों को इस बुक को फ्री में ले सकते हो। देखिए मैं तो घर घर नहीं पहुँचा सकता, आप खुद भी बात समझ सकते हो। देखिए कोई तो होगा बिहार से, कोई होगा यूपी से, कोई होगा झारखंड से, कोई होगा और मतलब इसमें भी बिहार से होगा, तो कुछ और गाँव से होगा, कोई शहर से होगा। तो मैं सब जगह तो नहीं जा सकता भाई, पॉसिबल है नहीं, है ना। लेकिन सभी को अगर हम एक चीज़ सोचें कि सभी को हम अगर डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं कंटेंट, तो कैसे होगा, है ना। जैसे कि आज मैं वीडियोज दे रहा हूँ आप सभी को, है ना, एक एक करके तो वीडियो देना संभव नहीं है। तुमको भेज दिए, इसको भेज दिए, इसको भेज दिए, ये संभव नहीं है। तो मैंने यूट्यूब में चैनल बनाया ताकि आप सभी तक पहुँच सके वीडियो, है ना। इसीलिए मैंने टेलीग्राम, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ होता है, ऐप होता है टेलीग्राम, है ना। तो ये टेलीग्राम जो है, इसमें क्या कर लेना है, आपको ज्वाइन होना है। किस प्रकार से ज्वाइन होना है मैं आपको बता दूं। इसमें अगर आप लोग एक बार ज्वाइन हो जाओगे, जी हाँ, अगर आप लोग इसमें एक बार ज्वाइन हो जाओगे तो क्या होगा बच्चों, मैं बता दूं, अगर इसमें एक बार ज्वाइन हो जाओगे तो आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा पता है, यहाँ से आप जो है पीडीएफ को ले सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने जो है खुद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगा। आप कॉपी पे डायरेक्टली लिख लोगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं, या वीडियो में सुन लो, या ना वीडियो में जो समझा रहे हैं समझ लो, ठीक है, वीडियो में समझ लो, उसके बाद आप वहाँ से क्या करो, लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि जो टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, देखिएगा वहाँ पर लिखा रहेगा कि पीडीएफ नोट्स के लिए ज्वाइन करें, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वहाँ पर सर्च कर लेना आकाश अकेडमी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। जितना सर्च करने के बाद आप लोग वहाँ पर मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। अभी तक जो है 700 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं बच्चों, और अपना फ़ायदा जो है वहाँ पर मिल रहा है उन लोगों को। उन लोगों से पूछिए कि फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। हम वहाँ पर हर एक चीज़ फ्री में दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोगों का हेल्प हो सके, यानी इस कारण से हम फ्री में किए, क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी है जो पैसा पे नहीं कर पाएगा, जिस कारण से अभी फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और जो है यूट्यूब चैनल बोल रहा है कि आपको इतना पीडीएफ मिलेगा इतने रुपए में, ऐसे जो है पीडीएफ के लिए आप वैसे पैसा मत खर्च करो, ठीक है। पीडीएफ मैं दे दूंगा, जितना लोगे क्वेश्चंस उतना दे
दूंगा, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस करना है और अपना को पढ़ना है बाबू, है ना। क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बाबू, बोलो खुद से बोलो, है ना। ऊर्जा यहाँ पर बोल रहा है कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना। तो कौन नहीं होगा यहाँ पर, नाभिकीय ऊर्जा। सिंपल बात है बाबू, यहाँ पर ये जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल में बोल रहा है यहाँ पर क्या, मैं थोड़ा सा लाल ही कर लेता हूँ क्योंकि ये जो है दिखने में अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो नवीकरणीय यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ये कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये जो है कभी जो है समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये कभी, अगर देखिए बता दूं कि इसको एक बार आप प्रयोग कर लिए, इस मतलब कोई भी चीज़ें हैं इसको अपने एक बार प्रयोग कर लिया, आप दोबारा उसी उपरांत इसे प्राप्त कर सकते हो, वो होता है नवीकरणीय। ये कभी समाप्त नहीं होगा, है ना, समाप्त नहीं होगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, खैर कोई नहीं। देखिए ये जो है कभी समाप्त नहीं होगा नवीकरणीय ऊर्जा। तो देखिए कोयला तो समाप्त हो जाएगा, तो ये तो नवीकरणीय होगा नहीं। पेट्रोल भी कभी ना कभी समाप्त होगा ही, है ना। और यहाँ पर देखोगे प्राकृतिक गैस, ये भी होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, है ना। जो आप लोगों को जो ऊर्जा मिल रही है सौर ऊर्जा से, सौर से मतलब सूर्य से, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन अवकारक है, ठीक है। अवकारक यहाँ पर सिंपल सवाल पूछा है, तो अवकारक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखो, सबसे पहले समझो, यहाँ पर pH स्केल है क्या, ठीक है। pH स्केल है क्या, है ना, ये चीज़ समझना पड़ेगा। आपके पास एक प्रकार का स्केल होता है जहाँ पर ये आपके पास 7 होता है, ठीक है। 7 क्या भी बताऊंगा। ये जो 7 दिख रहा है ना, ये चीज़ आप लोगों का क्या है पता है, ये जो 7 दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ आप लोगों को बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 7 दिख रहा है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है उदासीन। इसका मतलब होता है क्या, उदासीन, ठीक है ना, उदासीन, ठीक। ना अम्ल रहेगा ना क्षारक, ठीक है। और अगर आप लोग जाओगे 7 से कम की तरफ, 7 से कम, तो ये होता है क्या, अम्ल। ये क्या होता है बाबू, ये अम्ल होता है। यहाँ से एक सवाल पूछेगा pH वैल्यू से, ठीक है, अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा जाओगे, 7 से अधिक जाओगे, है ना, 7 से अधिक, यहाँ पर लिख रहे हैं अधिक, ठीक है, अधिक, किससे अधिक, तो 7 से अधिक, ठीक है, 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 से कम, ठीक है। तो 7 से अधिक में क्या होगा, यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड होगा, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर बेस होगा यानी कि क्षारक होगा, क्षारक, माफ़ कीजिए, ये क्षारक होगा यानी कि बेस होगा, ठीक है ना, है ना, बेस होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है pH स्केल का फंडा। क्लियर हो गया। आप देखिए सवाल में वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि pH मान के मतलब आपको बताना है जो कि क्षारक विलयन का मान देता हो, ठीक है। तो देखिए 7 से, यहाँ पर आपके पास pH स्केल मैंने ड्रॉ किया, ये 7 होता है, ये 7 से अधिक में क्षारक होगा, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, क्षारक होगा, और इस साइड में अम्ल होगा, है ना, यानी कि एसिड लिख दिए, है ना। तो 2 आपके पास देखिए इस साइड मतलब 7 से कम जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये अम्ल में जाएगा। एक मिनट, ये तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। बी में 7 तो आपके पास उदासीन है, ना अम्ल ना क्षारक, ये तो होगा नहीं। 6 भी आपके पास क्या है, यहाँ पर 6 जो है, 6 जाओगे मतलब इधर जाओगे, ये भी अम्ल हो जाएगा, तो होगा नहीं। और अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर डी को, तो डी क्या है, 7 से अधिक है, 7 से क्या है, अधिक है, मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा क्षारक का मान देगा, ठीक है। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होगा कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अभी मॉडल सेट का सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनमें कौन सही है, आप लोगों को ये कमेंट करना है। मैं देखना चाहूँगा कि कौन किस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हो, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। देखिए करेक्ट तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें बी करेक्ट होगा, यहाँ पर बी करेक्ट मतलब Na2CO3, ठीक है, डॉट 10H2, एक मिनट, 10H2, ठीक है। और आपको क्या कमेंट करना है देखूंगा मैं, आप लोग सभी का कमेंट अगले वीडियो में नाम लूँगा, जो जो इसका जवाब देगा, ठीक है। सभी का नाम लूँगा, सभी का मैं अपने चैनल पर नाम लूँगा, है ना। इस बात को समझिए, इसका नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, नीचे इसका जो सूत्र आपने अभी देखा इसका नाम क्या है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर देना है। ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन इसका नाम क्या है कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिटमस एक रंजक है बैगनी रंग का, सॉरी, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है बाबू, तो ये आपका लाइकेन पदार्थ से निकाला जाता है। बात समझ में आ गई। देखिए अब आगे बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल में पूछा गया कि शुष्क, यहाँ पर है शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस की क्रिया
में कौन सा पदार्थ बनता है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ बनेगा, तो बीरंजक चूर्ण बनेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे, ख्याल रखोगे, ठीक है। 19 नंबर बात करते हैं। 19 नंबर में पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नेला तोथा, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है याद रखिएगा CuSO4 डॉट में होता है 5H2O, ठीक है, 5H2O। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस वाला सवाल है, ठीक है ना। तो सवाल में पूछ रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, अदला बदली हो, आदान प्रदान हो, तो उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना आयनों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है बच्चों, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जैसे इस अभिक्रिया को पहचानना है तो इसमें दोगो कंपाउंड होता है, ठीक है, दोगो कंपाउंड होता है, और दोगो कंपाउंड में कोई प्लस तो कोई माइनस, इन दोनों में आयन में क्या होता है, अदला बदली होता है बाबू। जैसे मान लो NaCl, ठीक है, तो Na+Cl-, इस प्रकार से और भी एक कंपाउंड रहेगा, है ना। फिर आयनों का बदला बदली हो जाएगा, उसके बाद अभिक्रिया बन करके तैयार, मतलब उत्पाद बन करके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में बोल रहा है एक अभिक्रिया है, यहाँ पर है 2Cu, ठीक है, मतलब कॉपर प्लस में ऑक्सीजन है, और यहाँ पर बन रहा है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ना बच्चों। तो चलिए समझाते हैं। देखिए ये जो अभिक्रिया होगा, ये एक प्रकार का क्या होगा, मैं आपको कलर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, ये वाला सही है। चलो ध्यान से सुनना, ये अभिक्रिया हो जाएगा उपचयन, लेकिन कैसे हुआ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो उपचयन होगा तो लेकिन कैसे कैसे होगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, एक तो होता है आपके पास उपचयन, एक होता है उपचयन, है ना, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की कमी हो। ये दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और एक तो होता है अपचयन, ठीक है, एक होता है अपचयन, ठीक है ना, अपचयन, अपचयन, ठीक है ना, ये होता है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, ये दो कंडीशन होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर CuO है, सॉरी Cu है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, दोनों मिलाकर देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया, यानी कि आपके पास उपचयन होगी, इसलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता हो, उसे क्या बोलेंगे। देखिए उत्पाद भी बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी, है ना। देखो बात इसी में एक परिभाषा में भी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा अगर उत्पन्न नहीं होगा तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी हो जाएगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, है ना, तो इसे ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पर अगला सवाल 24 में पूछ रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया, है ना, ये जो लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया होता है ना, जो प्रोसेस होता है यहाँ पर, ये किस कारण से होता है, ठीक है, ये चीज़ पूछा गया। तो आप लोग जो है चैप्टर में पढ़े होंगे, शायद आप लोग का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं जो है पहला वाला चैप्टर, शायद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, शायद उसमें होगा ये सब चीज़ें, संरक्षण वाला टॉपिक, संचारण वाला। तो यहाँ पर लोहे पर जो जंग लगने की जो क्रिया होती है, ये संचारण में होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अंतिम सवाल पे आइए। अंतिम सवाल में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, सवाल में यूं ही बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो मैं बता चुका हूँ, एक स्केल होता है, मैंने स्केल बनाया, क्लियर। तो ये आपके पास 7 होता है जो कि उदासीन है, ये हमारा 7 से अधिक जाओगे तो ये आपके पास बेस बनेगा, यानी कि क्षारक बनेगा। 7 से कम जाओगे एसिड बनेगा। तो 7 से कम कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। और आप लोग एक टॉपिक मैं आप बता देता हूँ, मैं सजेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ बच्चों, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, है ना। यहाँ हमेशा याद रखना कि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस रहेगा, है ना, और रहता भी है, ठीक है। तो देखो कहाँ से पूछा जाएगा इससे, और एक सवाल देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, इससे सवाल जरूर से जरूर रहता है बच्चों, है ना। तो इस पर आप लोगों का अगर डिमांड होगा तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक सेपरेटली प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसका जो ट्रिक होगा, है ना, किस प्रकार से आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे, इसका जो सेपरेटली ट्रिक होगा बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, तो उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि हमको थोड़ा सा डेमो बताऊँ, अगर कार्बन 1 रहेगा, याद रखना, जिसके लिए हम METH इसको यूज़ लेते हैं। अगर 2 रहेगा तो हम इसे ETH एथ लेते हैं। 3 रहेगा तो मेथ एथ प्रोप,
उसके बाद 4 रहेगा, उसके बाद ब्यूट हो जाएगा, उसके 5 रहेगा तो पेंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 6 रहेगा तो हेक्स हो जाएगा, उसके बाद 7 रहेगा तो हेप्ट, HEPT हेप्ट, है ना। 8 रहेगा तो OCT ऑक्ट, है ना। 8 रहेगा तो 9 रहेगा तो नॉन, ठीक है। और 10 रहेगा तो डेक, ठीक है। इसको याद कर लेना। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे पूछेगा कि CH3 मतलब, दिखा देते हैं 1 मिनट। यहाँ पर पूछेगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर बताओ, IUPAC, ठीक है। ये इसका नाम पूछेगा, ठीक है ना बच्चों। दोस्तों जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसी से बड़ा बड़ा हम देंगे आगे। CH3 इस प्रकार से बड़का बड़का लाइन रहेगा और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले एकदम छोटा बहुत कंसेप्ट देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। अभी अगले वीडियो पर ट्रिक भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने किस समूह का लिया है, तो ये मैंने एल्केन समूह का लिया, CnH2n प्लस में 2, ठीक है, इससे लिया है। अगर हम कार्बन की सॉरी आयन की संख्या क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर C1 और H2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कार्बन यहाँ पर कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, कार्बन 1 ठो है। तो 1 ठो के लिए मैंने क्या बताया, 1 ठो के लिए आपको लिखना है मेथ, ठीक है, मेथ लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, मेथ, METH, ठीक है। आप देखो यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है ना, अगर बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल देखने को मिले तो आप लोग को ANE, है ना, ये यूज़ में लेना है। अगर डबल बॉन्ड देखने को मिले तो ENE लेना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो YNE लेना है। देखो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE क्यों, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, एल्केन ALK ANE। उसके बाद डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, 2 कार्बन 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 के डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए एल्कीन बोलते हैं, ALK ENE, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ALK YNE, ठीक है। इसके लिए हम ये अंतिम वाला, ये वाला पार्ट हम लेते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर अगर इसको संरचना बनाओगे तो इस प्रकार से कार्बन का 4 बैलेंस होता है, ये 4 जो है बॉन्ड बनाता है ना। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इसके साथ क्या जोड़ोगे, मैथ के साथ ANE जोड़ दोगे तो मेथन हो गया। इस प्रकार से लिख लेना, है ना। आगे और भी सवाल दिखाते हैं, आगे और भी सवाल दिखाते हैं आपको। जैसे मैं आपको उदाहरण लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अगला सवाल में यही बोल रहा है कि CH3 में इसका जो IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखें, सबसे पहले मैंने बताया आपको कंसेप्ट, जो बताया कार्बन को गिनो। तो कार्बन कितना है, तो 2 ठो कार्बन है। 2 ठो कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए मैथ बताया था पहला कार्बन के लिए। अगर 2 को सॉरी 1 मिनट, 2 को अगर कार्बन होगा इसके लिए मैंने ईथ बताया था, ETH, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे, IUPAC नाम के लिए ETH ले लोगे। आप देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 को कार्बन है दे दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भरना है, तो ये 4 बॉन्ड कार्बन पूरा करता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और इसको लेकर के 4 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। इसमें भी 1 गो 2 गो 3 गो और इसको लेकर के 4 गो, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन आ गई, इधर 3 गो हाइड्रोजन आ गया और बीच में 2 गो कार्बन, है ना। तो ये क्या दिख रहा है, ये आप लोग का इसको कंप्लीट सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पर भी 2 गो कार्बन और यहाँ पर 6 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हो गया, तो यहाँ पर ले देंगे ANE, हो गया क्लियर। कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। और अगर आप लोग को इस प्रकार से दे दे, देखो अगर आप लोग का मतलब रिंग फॉर्म में दे दे तो उसको लिखोगे साइक्लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो याद रखना है ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स में, देखिए इस प्रकार से होता है, मैं आपको बता दूँ आगे। देखिए इस पर IUPAC नोमेनक्लेचर पर एक सेपरेटली वीडियो आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा डेमो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर है CH, ठीक है, CH है और इस साइड में आप लोग का है CH2, ठीक है, क्या है CH2, है ना। और इसमें क्या है CH2, है ना। और इधर इस प्रकार से बॉन्ड है। तो इसका IUPAC नाम किस प्रकार से लिखोगे, तो इसको लिखोगे, देखिए एक रिंग फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, तो इसके लिए लिखोगे साइक्लो, CYCLO, साइक्लो लिख दिया। अब कार्बन गिनो, कार्बन 3 गो है, देख सकते हो 3 गो कार्बन मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 गो 2 गो 3 गो। इसके लिए क्या लिखोगे, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, PROP, है ना, लिख दिया प्रोप। आप देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ANE लिख दोगे बस, साइक्लोप्रोपेन। यार इस पर मैं एक सेपरेटली वीडियो दूंगा जहाँ पर आप लोग का एक मान लो 30 मिनट्स का तो वीडियो होगा।